क्योंकि प्रदक्षिणा पथ तो हमने स्तूपा पे देखा सबसे पहले, है ना। लेकिन पुराण क्यों मेंशन कर रहे हैं इस चीज? कुछ सालों के लिए, कुछ सैकड़ों साल तक के लिए बुद्धिज्म इंडिया का सबसे पॉपुलर रिलीजन। हमने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का बताया है ना, जैसे विष्णु पुराण हो गया, एकदम वैसे ही ये कुछ है कि छद्दंत जातक। ये एक स्टोरी है कि बुद्ध क्या है, अनलाइटन मिलने के बाद एक बार और फिर से विजिट करते हैं अपने घर को। थीम्स कर रहे थे, और थीम्स में अच्छा, थीम्स मैंने क्या क्या लिखवाया? जातक कथाएं, खाली जातक कथाएं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अवादन, सीन्स फ्रॉम अवादन टेक्स्ट्स। अवादन जी, अजंता। जातक, हाँ, जातक का मतलब है वो स्टोरीज जहां पे इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा डिपिक्ट करी जाती है, ठीक है। यही है ना। जैसे पुराण होते हैं ना, वैसे ये अवादन टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। ये मेनली श्रीलंका वगैरह में बनते हैं। हीनयान के जो टेक्स्ट होते हैं वो हो गए अवादन टेक्स्ट। जो पुराण होते हैं वो मेनली ब्राह्मणिकल टेक्स्ट होते हैं, है ना। तो जातक कथाएं और अवादन टेक्स्ट, ये दो टाइप के थीम्स हैं जो कि वो उठाते हैं, ठीक है। अब एक ना एग्जाम्पल लिख लो एक डिपिक्शन का, कि एक छद्दंत जातक है। छद्दंत मतलब मतलब छह, दंत मतलब दांत, ठीक है। छद्दंत जातक, ठीक है, नाम लिखो। एक एग्जांपल लिख रहे हैं, छद्दंत जातक। एकदम जैसे हमने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का बताया है ना, जैसे विष्णु पुराण हो गया, है ना, एकदम वैसे ही ये कुछ है कि छद्दंत जातक। ठीक है। इट शोज रिमूविंग ऑफ हिज टस्क बाय ए छद्दंत एलिफेंट। छद्दंत मीन्स 6 टूथ एलिफेंट, है ना, मतलब 6 टस्क वाला एलिफेंट है। And giving it to a hunter, named Sonuttar. ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो। ये एक स्टोरी है कि बुद्ध क्या है, अनलाइटन मिलने के बाद एक बार और फिर से विजिट करते हैं अपने घर को। कैसे विजिट करते हैं? वो ना भिक्षा मांगते हुए एक बार जा रहे थे, अपने घर से होते हुए गुजरे, और एकदम से वो एस्टोनिशमेंट में आ गए। वो मतलब उनकी जो पत्नी है वो, और उनका बेटे का नाम क्या था? राहुल। नहीं, सिद्धार्थ उनका, ठीक है। तो ये आप स्टोरी लिख सकते हैं। एक और स्टोरी जो पेंटिंग में डिपिक्टेड है कि बुद्धा रिटर्न्स टू हिज होम, या रिटर्न्स नहीं लिखना चाहिए, विजिट लिखना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली घर तक लौटे नहीं, वो खाली विजिट कर रहे थे। विजिट्स हिज होम while begging after attaining enlightenment. इनकी वाइफ का नाम क्या था? हाँ, यशोधरा, ठीक है। तो वाइफ का नाम आप लिख सकते हैं यशोधरा, ठीक है, और सन का नाम है राहुल।
आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, बस यशोधरा। हाँ, नाम अलग से नोट कर लो, एक फैक्ट है, बस आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था अजंता केव्स के बारे में। अब हम एलोरा केव्स पर चलते हैं। ठीक है, अगेन लोकेटेड इन संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड इन संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट, एलोरा केव्स। ठीक है, और रिवर का नाम है वगोरा रिवर, जिस पर है वगोरा, वही रिवर है इससे। ठीक है, अब यूनिक पॉइंट्स लिखो एलोरा के बारे में जो अजंता से अलग है। ठीक है, सबसे पहली चीज, इट डिपिक्ट्स स्टोरीज फ्रॉम, या नहीं, इट डिपिक्ट्स थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस, डिपिक्ट्स थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस। अजंता में हमें किस टाइप का ट्रेडिशन मिल रहा है, किस टाइप का रिलीजियस? नहीं, आजीविका तो वो बराबर हिल, नागार्जुन हिल्स वहां पर है अजंता में, है? हाँ, हीनयान बुद्धिज्म, मेनली बुद्धिज्म है एक्चुअली, महायान बुद्धिज्म भी है उसमें। सेकेंड फेज में महायान बुद्धिज्म के बने थे, याद करो, हमने कल चेक करा था ना, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में कंपैरिजन देखा था। तो फर्स्ट फेज में मेनली हीनयान वाले डिपिक्शंस हैं और सेकेंड फेज में ज्यादातर महायान वाले हैं। सेकेंड फेज कौन सा था? हाँ, ज्यादा क्लैरिटी आ गई थी, ये सारी चीजें थी, और ये 4th से 5th सेंचुरी था। और फर्स्ट फेज कब था? 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी और उसके आसपास वाला इलाका। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में करने की कोशिश करते हो। हाँ, ठीक है। अब एलोरा में हमें 3 ट्रेडिशन मिल रहे हैं। कौन से? बुद्धिज्म तो मिल ही रहा है, इसके अलावा जैनिज्म एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। ठीक है, तीनों ट्रेडिशन लिखो। इट डिपिक्ट्स ऑल 3 ट्रेडिशंस, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ठीक है, 3 चीजें। ठीक है, फिर एक चीज मैंने बताई थी कल ही कंपैरिजन करते हुए, ये चीज बताया था मैंने कि अजंता के मैक्सिमम कितने फ्लोर के हो सकते हैं? 2 के, है ना? और एलोरा केव्स 3 फ्लोर तक हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपके नोट्स प्रिंट होकर आ जाएंगे, उसमें एक पिक्चर भी डाली हुई है हमने। क्या है कि जैसे अब 3 फ्लोर का मतलब क्या है? मेनली 3 फ्लोर हम जनरली विहार वाले केव्स के लिए बात करते हैं। विहार माने, है ना, मॉन्क्स के लिए। तो वो कर क्या रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि जो पहाड़ियां हैं वो लेयर्ड हैं, वेस्टर्न घाट्स के आसपास की सह्याद्री के इलाके में, है ना, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे मान लीजिए वीक लेयर है, तो यहाँ पे केव बना दिया विहार। ठीक है, फिर यहाँ पे केव बना दिया। नहीं, ब्लॉक नहीं है, ये बसाल्ट प्लेन से आया है और उससे निकले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये वॉल्केनिक ओरिजिन के ही है माउंटेन, लेकिन ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। ठीक है, ये रेसिडुअरी माउंटेन टाइप के कुछ है। समझ रहे हैं माउंटेन कैसे बने हैं? कि पहले आप देखो, आपने ये सुना होगा कि इंडिया जो था किसी समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, उससे टूट कर निकला, है ना। और 55 मिलियन ईयर अगो क्या था कि ये जब इक्वेटर वाली साइड को क्रॉस कर रहा था, वो एक मेंटल प्लूम से होकर गुजरा इंडिया। मान लीजिए इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, गोंडवाना लैंड से छूट कर निकला है, ठीक है, और अच्छी खासी स्पीड से जा रहा है, 14 सेंटीमीटर पर ईयर, बहुत बड़ी स्पीड होती है ये। ठीक है, ज़्यादातर प्लेट 2-2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाती। अभी हमारी जो प्लेट है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रही है। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर पर ईयर से मूव कर रही थी, मतलब जबरदस्त एक्सेलरेशन था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मेंटल प्लूम के ऊपर से होकर गुजरी। तो हुआ क्या, जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, वहां पे बसाल्ट फ्लो यानी कि लावा का फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, और खूब सारे डेकन, जिसको हम डेकन ट्रैप्स बोलते हैं, जहां पे आज हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, ये पूरा रीजन ये बसाल्ट प्लेन है। ठीक है, तो
ये मतलब तगड़ा वॉल्केनिज्म रहा होगा। इनफैक्ट कहते हैं कि जिस मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर गए थे वो यही वाला था कि कोई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कॉमेट आकर टकराई होगी, प्लस साथ में ये चीज भी हुई, दो चीजें एक साथ हुई। तो एक बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था उस समय पूरे अर्थ पे, और डायनासोर उससे गए थे, है ना। वो जो चीजें थी, जो बसाल्ट प्लेन है, वो ओवर द ईयर्स इरोड हो गई होंगी। इंडिया फिर भी चलता रहा, है ना, प्लूम के ऊपर से हट गया, आगे भी चलता रहा, ठीक है, और फिर जाकर टकराया और फिर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। पर तब तक ये सारी चीजें जो हुई, इस बीच में खूब सारा इरोजन हुआ होगा, साल दर साल बारिश तो पड़ी रही है ना। तो जो इरोजन के साथ जो चीजें बची वो है माउंटेन्स, ठीक है। और इतने सारे इरोजन के साथ कई जगह पे हमें नेचुरल केव्स भी मिलना शुरू हो गए, है ना, जब ह्यूमंस ने इसको ऑक्यूपाई करा, इसको शेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो ये जो विहार केव हम ट्रिपल स्टोरी बता रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट वही चीज है जैसे हमने विहार केव्स के बारे में पढ़ा था। कल एक डायग्राम देखा था ना हमने, एक सेकंड, इस टाइप का था कुछ, है ना, विहार केव, कि आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे मतलब एक वरांडा टाइप का है, पिलर्ड है ना, यहाँ मतलब बालकनी टाइप की कुछ है ना, और फिर ये है वो बालकनी, है ना, और जब प्लान में हम अंदर जाएंगे ये वरांडा टाइप है, और फिर एक बड़ा हॉल है और अंदर चीजें, है ना। अब क्या है यहाँ पे एलोरा में स्टाइल क्या है, हल्का सा अलग है, कि मान लीजिए ये मैं ट्रिपल स्टोरी का एक केव बना देता हूँ, जरूरी नहीं है आप ये नोट करो या ड्रॉ करो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इनफैक्ट इसको हटा देते हैं। कि जैसे आजकल हॉस्टल्स होते हैं ना, एकदम वैसे इन्होंने केव बना रखे हैं। समझ रहे हैं ऐसे। तो ये क्या है, ये हर केव के बीच में जैसे हम पिलर्स बना रहे थे, है ना, घट पिलर्स थे, ठीक है, जरूर नहीं है घट पिलर्स ही हो, ठीक है, जैसे भी पिलर है। तो अगर घट पिलर हैं तो वो सब पक्का है कि वो विहार टाइप का ही कुछ है ना। बट जनरली हम देख रहे हैं घट पिलर्स, घट बेस वाला जो चीज़ है ना, वो सब नासिक केस वगैरह में हो रही है। एलोरा में कभी कभी सिंपल प्लेन पिलर्स भी हैं, ऐसे बॉक्स टाइप में, बस बॉक्स मतलब रेक्टेंगुलर बेस हो गया पिलर्स का, ठीक है। और इस तरीके से जैसे हॉस्टल की तरह होता है ना, ऐसे 3 स्टोरी में बना दिया, पहाड़ों के बीच में खोद के, ठीक है। तो इस टाइप के ये विहार केव्स हो गए, ठीक है। तो हमें क्या, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ट्रिपल स्टोरी केव्स, ट्रिपल स्टोरी केव्स, ठीक है। इसको यहां पे 3 ताल भी बोलते हैं, 3 ताल, ठीक है। 3 तल नहीं है, 3 ताल है, किसी वजह से मेरे को नहीं पता क्यों, बट वो 3 ताल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल स्टोरी इज यूनिक अचीवमेंट इन एलोरा, इज ए यूनिक अचीवमेंट इन एलोरा। ठीक है। और तीसरा एक यूनिक पॉइंट है यहाँ का कि स्टाइल के बारे में, स्कल्पचरल स्टाइल लिखिए, sculptural style. It was a fusion of several styles that were being practiced throughout India. ठीक है। अब यहां पे लिखिए पैटर्न्स थ्रू आउट इंडिया, पैटर्न्स लिखिए। पैटर्न्स हैं एक तो कालचुरीज एंड राष्ट्रकूटास, सबको एक दे दो कॉपी। पैटर्न्स है ये कालचुरीज एंड राष्ट्रकूटास, कालचुरीज, KALA, काल, KALA, CHURI, चुरी, कालचुरीज ऑफ कल्याणी लिख लीजिए, कालचुरीज ऑफ कल्याणी। यहाँ एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे भी 29 कुछ ही थी,
एलोरा का देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं। थर्टी 34 केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट, 17 ब्राह्मणिकल, 5 जैन, है ना, देखिए वहां पे। हाँ, मैं क्या बनाना चाह रहा था, एक तो कालचुरीज और राष्ट्रकूटा मैं बताना चाह रहा था। आपने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहीं सुना है? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। पहले ये बताओ किसने नहीं सुना है? आपने नहीं सुना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? ठीक है, देखो क्या था यहाँ पे ना, एक शहर है कन्नौज, यहाँ कहीं पड़ता है गंगा के ऊपर। तो 8th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था, 8th सेंचुरी CE, ठीक है। हम एलोरा का जो टाइमलाइन की बात करते हैं वो 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी CE से लेकर 11th सेंचुरी के आसपास तक है, ठीक है। तो ये है टाइमलाइन, मतलब अजंता, सॉरी एलोरा की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अजंता की जब टाइमलाइन खत्म हो गई उसके बाद एलोरा की टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है ना। लगभग ऐसा है कि ऐसा मान लीजिए कारीगर किसी जमाने में एक इलाके में काम करते थे, ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ काम करना बंद कर दिया, जो वहाँ के जो रूलर्स हैं उन्होंने इस इलाके में मतलब पैटर्न बनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या था कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास 3 बड़े एम्पायर्स निकल कर आते हैं। एक है राष्ट्रकूटा, ठीक है, एक यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, और पाल, ठीक है। ये 3 बड़े एम्पायर्स निकल कर आते हैं और तीनों का एक ही एम होता है, क्या, कि कन्नौज पे कब्जा कर लें किसी तरीके से। ऐसा कुछ राष्ट्रकूटा एम्पायर था, ऐसा कुछ पाला एम्पायर था, जो कि एक सेकंड, बंगाल, जो आज का बंगाल एंड वेस्ट बंगाल है एंड उड़ीसा है, यहाँ पे अपना बेस बनाकर ये इस इलाके में एक्सटेंड करना चाहते थे, गंगा के प्लेन्स में, ठीक है। जो गुर्जर प्रतिहार थे आज का पूरा राजपूताना इनके पास था और ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन में एक्सटेंड करना चाहते थे। कहने का मतलब हर कोई ये चाह रहा था कि किसी तरह उनके पास आ जाए कन्नौज, ठीक है। क्यों चाह रहे थे कन्नौज को लेना? क्योंकि नॉर्दर्न जो इंडियन प्लेन है उसके सेंटर में जो कन्नौज को कंट्रोल कर रहा है वो पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, और जो ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है वो पॉलिटी को कंट्रोल कर रहा है, वो रेवेन्यू कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ज्यादा कमाई कहाँ है? कन्नौज को अगर आप हथियाना है। कन्नौज आपको पता है किसकी कैपिटल थी वैसे? इससे पहले किसी और की थी। इससे पहले यहाँ पे ये 8th सेंचुरी में आए, 6th सेंचुरी के आसपास कन्नौज एकदम से बड़ा शहर हो गया, ये हर्षवर्धन की कैपिटल थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था कि इस कैपिटल को बहुत बड़ा बना दिया और यहां से पूरे इलाकों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दिया। अब जो कन्नौज था वो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था। अब हर कोई ये चाह रहा है कि कन्नौज पे किसी तरीके से हम कब्जा कर लें, ठीक है। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज हुआ था और इसी चीज में ये राष्ट्रकूट भी फंसे हुए थे, इसी स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब इनके पास पूरा डेक्कन आ रहा है और इनके आने से जस्ट पहले मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कालचुरीज थे, ठीक है। कालचुरीज बहुत बड़ी पावर नहीं थी, इनफैक्ट आपने शायद नाम पहली बार सुना होगा, सुना है कभी इससे पहले कालचुरी नाम, है ना? बहुत रेयर होगा कि आपने सुना हो, ठीक है। कालचुरीज का कल्चरल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस काफी है। लो रीजन के लोग थे, मोस्ट प्रोबेबली ट्राइबल्स थे, ठीक है। लेकिन इनका वैसे सिग्निफिकेंस मतलब कल्चरल काफी है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इतना नहीं है। क्या हुई थी? लिंगायत्स को उन्होंने प्रमोट करा था सबसे पहले इंडिया में, लिंगायतिज्म को प्रमोट उन्होंने करा था। लिंगायत आप जानते हैं क्या होता है? हाँ, शिवाइट हैं, बट वो ब्राह्मणिकल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ शिवा है, लॉर्ड शिवा, उससे थोड़ी सी अलग है उनकी अंडरस्टैंडिंग, है ना। वो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये आइडल फॉर्म नहीं है। आइडल मतलब मूर्ति की, शिव की जो फॉर्म है वो मूर्ति की नहीं है ना। उनके लिए जो लिंग है वो है यूनियन, है ना, वो सिंबल है यूनिवर्स का, है ना, वो यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें भी कई सारे वेरिएंट है लिंगायतिज्म में भी, है ना, हर कोई ऐसी ही बात नहीं कर रहा, है ना। कुल मिलाकर बात ये, किसी वजह से वो जो हिंदू के शिव हैं
उनसे हल्का सा अलग है उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ शिव, है ना। तो ये चीज़ है। तो 20 ईयर्स के लिए, हाँ एक इंटररेग्नम आया था, है ना। उससे पहले कुछ टाइम तक यहाँ पे कालचुरीज थे, राजकोटा के बाद जस्ट थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर कालचुरीज हो गए, है ना। तो इस तरीके से तो ये एम्पायर थे यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो दो इनके पैटर्न्स हैं, एक तो है कालचुरीज इन द अर्ली फेजेस फ्रॉम मिड 6th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी, और फिर राष्ट्रकूटा 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी, ठीक है। कालचुरीज दो बार आए थे, एक बार ये 6 to 8 यहाँ जो लिखा है, इसके बाद में एक बार और 11th सेंचुरी में आए थे कालचुरीज इस इलाके में। बट यहाँ पे जो हमने पैटर्न्स लिखे हैं वो कौन है, वो 6 से 8 सेंचुरी वाले पैटर्न्स है, ठीक है। ये कहाँ से रूल कर रहे थे, ये लोग आज के छत्तीसगढ़ वाले इलाके से रूल कर रहे थे कालचुरीज, ठीक है। चलो इतनी सी बात है। अब हम कुछ चीज़ें लिखना चाहेंगे यहाँ पे अलग अलग, अब क्योंकि यहाँ पे 3 रिलीजियस काउंटर ट्रेडिशंस हमें मिल रहे हैं, है ना, तो उनके अलग अलग हम फीचर्स कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, ठीक है। सबसे पहले आप लिखें गॉड्स, किन को डिपिक्ट कर रहे हैं मेनली, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है, जो ओल्ड गॉड्स हैं उनका डिपिक्शन अब हमें बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। कौन से, इंद्र वगैरह वगैरह ये सब, है ना। हमें किन का डिपिक्शन मिल रहा है, शिव का मिल रहा है, विष्णु का मिल रहा है ना। विष्णु का डिपिक्शन इंडिया में कब से मिलना शुरू होता है हमें, भगवान विष्णु को कुछ आइडिया, गुप्ता एज से, ठीक है। और शिव, भगवान शिव का जो हमें मिलना शुरू होता है और पहले से स्टार्ट हो जाता है, जैसे एलिफेंटा केव्स है मुंबई में, है ना, वो 1st सेंचुरी BCE हम अज्यूम कर रहे हैं वहाँ से थे, है ना। तो वहाँ पे सदर्न इलाके में मतलब शिव जी का मतलब जो डिस्क्रिप्शन वो पहले से मिल रहा है हमें, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एलोरा में हमें दोनों टाइप के गॉड, मतलब वैष्णवाइट ट्रेडिशंस भी मिल रहे हैं और शैवाइट ट्रेडिशंस भी मिल रहे हैं। हम अलग अलग इसलिए भी करके देख रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा है मेडिवल टाइम्स तक आते आते वैष्णविज्म एंड शैविज्म के बीच में एक अच्छा खासा कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। और ये हमें कैसे पता है अच्छा खासा कन्फ्लिक्ट था, एक रामानुजाचार्य थे, वो तमिल ब्राह्मण थे, ठीक है। और तमिल में उस समय शैवाइट जो ट्रेडिशन था वो ज़्यादा बड़ा था, है ना। और ऐसा कहा जाता है उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उन्होंने बाद में टेक्स्ट लिखे हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्हें वहां से निकल के चोलाज के साम्राज्य से निकल के होयसाल साम्राज्य में जाना पड़ा। होयसाल कर्नाटक में थे उस समय, इसलिए क्योंकि वैष्णवाइट्स का परसिक्यूशन हो रहा था, ठीक है। तो उनके फॉलोअर्स ये चीज लिख रहे हैं, मतलब इंडिया में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शैवाइट वर्सेस वैष्णवाइट एक कंफ्लिक्ट है, ठीक है। इसलिए ये नोट करना जरूरी है कि यहाँ पे इन्हीं केव्स में एक साथ हमें शैवाइट एंड वैष्णवाइट दोनों ट्रेडिशंस भी मिल रहे हैं, है ना। जहां हम देख रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट था, वहीं पे हम ये भी देख रहे हैं कि नहीं, साथ में हमें दोनों ट्रेडिशंस मिल रहे हैं ब्राह्मणिकल में, है ना। तो आप ये लिख लीजिए कि मतलब कि caves were dedicated to various forms of Shiva and Vishnu. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टोरीज। वहां जो पैनल्स है उसमें डिपिक्शन क्या हो रहा है, किन स्टोरीज का हो रहा है, स्टोरीज हैं, लिखिए पौराणिक टेक्स्ट, पौराणिक टेक्स्ट, ठीक है। फिर यहां पे आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ टेम्पल डिजाइन या टेम्पल आर्किटेक्चर आर ऑल्सो फाउंड हियर। अब यहां पे इस हाँ द्रविडियन, इसको यहां पे हम इनफैक्ट नया नहीं द्रविडियन नहीं लिखेंगे, हम वैशारा स्टाइल लिखेंगे। अभी मैं समझाता हूं क्या है यहाँ पे। अब हम ये सारी बात कह क्यों रहे हैं, ये चीज मैं हटा दे रहा हूं यहां से। देखो
अब सबसे पहले ना हम बेसिक समझ लेते हैं टेम्पल स्टाइल का क्या होता है, डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर जब कर रहे होंगे कि कोई भी टेम्पल होता है उसमें जनरली हमें एक गर्भगृह मिल रहा होता है। गर्भगृह क्या होता है? हाँ, जहाँ पे मेन डिटी होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक शिखर होता है, नॉर्थ में इसे शिखर बोलते हैं, साउथ में इसको विमान बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम सेंटर में हमारे पास आइडल होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब जनरली क्या है कि इसके ऊपर अमालक और कलश रखा होता है इस तरीके से, या एक अमालक हो गया और उसके ऊपर एक कलश बना दो, इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। साउथ में क्या होता है, ये जो चीज होती है ना, ये होती है बहुत बड़ी, ठीक है। मतलब इनफैक्ट बृहदेश्वरा टेम्पल एक है, चोलास ने बनाया था, ठीक है। वो एक मोनोलिथ है, ये पूरी चीज एक मोनोलिथ है और 3 टन का एक बड़ा स्टोन है, ठीक है। 2 मीटर की डायमीटर वाला 3 टन का एक बड़ा सा स्टोन ऊपर टॉप पे यूं रखा हुआ है। हाँ, है ना। जब टेम्पल आर्किटेक्चर करेंगे हम करेंगे वो चीज। अब क्या है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा रॉक कट आर्किटेक्चर है, तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा खोद के ये पूरा टेम्पल केव से बाहर निकाल दे रहे हैं। मतलब पहाड़ को काटा जाए, ये इस तरीके से पहाड़ है, ठीक है। क्या करा गया कि पहाड़ को यहां से खोखला कर दिया गया, ठीक है। और इसमें से ये खोद के टेम्पल निकाल लिया गया और इस पे ये बड़ा अमालक और कलश, वो सारी चीजें। मतलब क्या है कि ये केव ही है। क्यों केव क्यों है? क्योंकि यहाँ इसके आसपास, जैसे हम देख रहे हैं ना कि हमने केव का डिजाइन अभी देखा था, क्या था कि जैसे विहार टाइप के जो केव्स होते हैं, यहाँ सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है और फिर सेल्स होते हैं जाने के लिए, ठीक है। एलोरा केव्स में हमें क्या मिल रहा है, कुछ शानदार चीज मिल रही है कि ये जो यहाँ पे हमने टेम्पल निकाला ना बीच में से, और इसका ये मंडप भी निकाल लिया और छोटा स्ट्रक्चर निकाल लिया, जो निकालना है अंदर से, जो खोदना है हमने खोद के निकाल लिया। साथ में क्या है कि यहाँ पे बीच में केव्स हैं और अंदर पिलर्ड हॉल्स अंदर और पीछे की तरफ है। ये है वही, मैं एग्जैक्टली उसी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये है ना कैलाशनाथ टेम्पल, यहाँ पे हो सकता है इसकी इमेज हो, हाँ है, इंद्र सभा एट एलोरा। ये नेक्स्ट पेज पे इंद्र सभा एट एलोरा दिख रहा है आपको। हाँ, ये कैलाशनाथ टेम्पल का नहीं है, ठीक है, बट ये एक आपको आइडिया देगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। है रॉक कट आर्किटेक्चर है ये, देखा आपको इंद्र सभा, है ना। तो क्या है कि पहाड़ से खोद के हमने ये निकाल लिया, राइट। तो इस टाइप के आर्किटेक्चर की बात हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। किस टाइप के एलिमेंट्स दिखा रहे हैं कि आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ वैशारा स्टाइल, ठीक है। ये वैशारा स्टाइल में होता है ऐसा, है ना। यहाँ पे जो एलोरा में स्टाइल मिल रही है वो वैशारा स्टाइल है। वैशारा मींस VSARA, ठीक है, ये स्पेलिंग है, ठीक है, लिख लीजिए। वी फाइंड आर्किटेक्चर एलिमेंट्स ऑफ वैशारा स्टाइल। ठीक है। फिर जो टेम्पल होता है, इसका जो द्वार होता है ना मेन, ठीक है, द्वार का भी एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट होता है। क्या एलिमेंट होता है? जैसे द्वार के ऊपर ना यूं इस तरीके से ये जो आर्च बना होता है, ठीक है, इसको कहते हैं गव्यक्ष, मतलब गाय की आंखों की तरह, ठीक है, गव्यक्ष बोलते हैं। फिर यहाँ पे पिलर्स होते हैं, यहाँ पे कई बार एक बेल लगी होती है, इसको कहते हैं कल्पलता, ठीक है। फिर एक होती है व्याली। फिर यहाँ पे कभी कभी हमें मतलब ह्यूमन स्कल्पचर्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब उस पे मतलब जो कल्पलता है इसके साथ ही निकलते हुए, है ना। और जनरली किसके मिलते हैं हम स्कल्पचर, किससे बनाते हैं? यमुना या गंगा, रिवर गॉडेसेस के लिए, ठीक है। या फिर कई जगहों पे क्या होता है, साउथ इंडिया में ये जो स्कल्पचर्स होते हैं और ज्यादा फियर्स गॉड्स के बना लेते हैं, कभी कभी यम वगैरह के भी बना देते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमें मिल क्या रहा है यहाँ पे रिवर गॉडेस, इनको कहते हैं हम द्वारपाल, है ना। द्वारपाल मतलब कि अंदर हमारे मेन डीटी की फोटो है, मतलब जो भी है उनका स्कल्पचर है, ठीक है। और बाहर क्या है, द्वारपाल है। द्वारपाल जनरली क्या है, साउथ में क्या है, एकदम फियर्स द्वारपाल होंगे, ठीक है, नॉर्थ में रिवर गॉडेसेस होती थी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये वैशारा स्टाइल है, दोनों का लिंक है। मैंने बताया ना कि एलोरा जो है वो पूरे इंडिया में जितने भी स्टाइल्स चल रहे थे उनका एक लिंक था,
ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे द्वारपाल्स में रिवर गॉडेसेस मिल रही है। ठीक है, तो आप ये लिख दिए, ठीक है, कि रिवर गंगा एंड यमुना एक्टेड एज द्वारपाल। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ब्राह्मणिकल केव्स वर ओनली सिंगल स्टोरी। मोस्ट ब्राह्मणिकल केव्स वर ओनली सिंगल स्टोरी, खाली एक ही केव है इनफैक्ट जो डबल स्टोरी है। मतलब क्या है इसका, और एक और चीज आप देखेंगे यहाँ एलोरा जब हम देख रहे थे, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ केव्स तो ज्यादा ब्राह्मणिकल केव्स हैं, लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में ज्यादा बड़े कौन से केव हैं, वो बुद्धिस्ट केव है मेनली। ठीक है, तो क्यों हमें कैसे पता लग रहा, खाली ज्यादातर जो है वो सिंगल स्टोरी है, एक ही है जो डबल स्टोरी है। जो ट्रिपल स्टोरी है एक्चुअली वो एक विहार है, हॉस्टल की तरह बना हुआ है। ठीक है, बस ये चीज हो गई। तो ये हो गए हमारे ब्राह्मणिकल केव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये ब्राह्मणिकल केव हो गए एलोरा में। फिर आते हैं बुद्धिस्ट केव पे। अच्छा, हमने अजंता में क्या देखा था, कौन से ट्रेडिशंस को डिपिक्ट कर रहे थे केव में? हाँ, बुद्धिज्म में कौन सा ट्रेडिशन था विद इन बुद्धिज्म, वो सेकेंड फेज में था। सबसे पहले हीनयान को डिपिक्ट कर रहे थे और फिर महायान को। देखो एक ना आपको मैं टाइमलाइन बता देता हूँ इंडिया में बुद्धिज्म की, है ना। हम जब रिलीजियस ट्रेडिशन कर रहे होंगे डिटेल में इसको फिर से समझेंगे, है ना। अभी एक क्रूड टाइमलाइन समझ लीजिए। बुद्धा कब आए थे? 5th सेंचुरी बीसी मान लो, ठीक है। दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, मोटा मोटा हम टाइमलाइन याद रखते हैं, ठीक है। 5th सेंचुरी बीसी में है, ठीक है। इन्होंने मेनली क्या दिया था हमें? मेनली इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए थे, ठीक है। और साथ में ये क्या कर गए थे, हमारी जो परेशानी है वो ये है कि हमारे जीवन में दुख है, इसका निवारण जरूरी है, ठीक है। और इसलिए उनका पहला ट्रुथ भी यही था, क्या? देयर इज सफरिंग, है ना। फिर उन्होंने कॉजेज ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ सफरिंग, और फिर उसका मार्ग बताया, है ना। ये 4 नोबल ट्रुथ थे, ठीक है। और ये बोलकर गए थे फालतू फिलॉसफी मत करना, हमारा काम है खाली दुख को एड्रेस करना, ठीक है। और उनके अनुयायी ने एग्जैक्टली वही काम करा, क्या? कि फिलॉसफी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब उसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरीज निकालना शुरू करी और इससे कई सारे ट्रेडिशंस निकल कर आए। और सबसे पहला निकल कर आया हीनयान। हीनयान का मतलब छोटा यान, यान मतलब क्या? व्हीकल, हाँ, यान मतलब व्हीकल। व्हीकल किस व्हीकल की बात कर रहे हैं? ऐसा सोचिए कि ये जो समुद्र है, मतलब ये जो जीवन है, ये समुद्र की तरह है और यहाँ नैया पार लगानी है, ठीक है। और ये नैया पार लगानी है, अगर आपकी नैया छोटी है, कम लोगों को साथ में लेकर जा रही है, तो वो हम बोल रहे हैं हीनयान। कोई अपने आप कोई हीनयान मतलब छोटा यान क्यों बोलेगा? द लेसर व्हीकल कोई नहीं बोलेगा। कहने का मतलब क्या है, इनको ये नाम दिया गया है, इनका था नहीं ये नाम, ठीक है। अपने आप को ये वैसे क्या बोलते थे? स्थाविरवाद। इस पर कई बार सवाल आया यूपीएससी में, ठीक है। स्थाविरवाद बोलते थे ये पाली में, या फिर सर्वस्तिवाद। हाँ, ये सब थेरावाद का होता है। ये जो डिवीजन, ये जो कहां से निकल कर आए, ये 2nd 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वहीं से निकल कर आए हैं, ठीक है। उसमें डिबेट है, उसको छोड़ देते हैं। पॉइंट ये हमें लेकिन कुछ फैक्ट्स पता है कि 4th काउंसिल के आसपास तक, 4th काउंसिल तो और अलग है, 4th काउंसिल अलग अलग लोगों की अलग अलग हुई है। 3rd काउंसिल में साफ साफ डिवीजन दिखाई दे रहा है हीनयान और महायान में। और कुल मिलाकर बात ये हुई है कि इनकी जो टीचिंग्स थी वो महायान बुद्धिज्म ने, महायान एक बना कि देखो ऐसा था कि उस जमाने के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे ना, जो एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना चाह रहे थे, है ना, उनसे कुछ लोग नाराज चल रहे थे। उन्होंने उठाकर
एक और ज्यादा लिबरल स्कूल फॉर्म करा, उसको अपना नाम दे दिया महायान, कि हमारा लार्जर व्हीकल है, हम ज्यादा लोगों को लेकर चल रहे हैं, हम इंक्लूसिव हैं, हम लिबरल हैं, है ना, इस टाइप का। और जो बाकी के लोग थे, जो एल्डर थे, एकदम स्ट्रिक्ट चलना चाहते थे, वो कम रह गए होंगे, माइनॉरिटी में रह गए होंगे, उनको कह दिया हीनयान। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है, ये स्कूल भी आपस मतलब आगे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां पे भी हमें एक और स्कूल निकल कर आता है, वज्रयान। वज्र का मतलब क्या होता है? वज्र का मतलब पत्थर भी होता है, वज्र का मतलब डायमंड भी होता है। ठीक है, बजरंग बली, ये कहां से नाम आया है? ये वज्र का अंग हो जिसका, वज्र जैसा अंग हो, यानी कि इतना स्ट्रांग, पत्थर जैसा। ठीक है, तो वज्रयान क्या हो गया? डायमंड व्हीकल, अपने आप को डायमंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या था कि वो थोड़ा सा और लिबरल हो गए, मतलब यहाँ क्या था, ये कह रहे थे कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी और ये सारी चीजें। तो ये लोग जब कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करनी नहीं, तो ये मूर्ति बनाएंगे तो है नहीं बुद्धा की, फिर उनको कैसे दिखाएंगे? फीट से, लोटस से। आई बात समझ? कहने का मतलब है, हमने जब देखा कि अमरावती में फीट और लोटस ये सिंबल्स यूज हो रहे हैं, मतलब वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? हीनियम। सिंपल। ठीक है, तो कहने का ये जो सारी चीजें हैं ये आप करके चलेंगे, है ना। जब हम रिलीजन पढ़ेंगे वहां पे आर्किटेक्चर वाले एलिमेंट सारे आ जाएंगे, पेंटिंग वाले आ जाएंगे। ठीक है, अपना माइंड को खुला रखना एकदम। ठीक है, हर चीज को लिंक करते हुए चलना। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, फिर ये कह रहे थे कि भाई करो, सब कुछ करो, किसी चीज पे कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो मूर्ति भी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, तो जहां पे भी आपको मूर्ति मिलना शुरू हो रही है मतलब महायान है, और फिर मूर्ति हर जगह मिलना शुरू हो गई मतलब महायान स्प्रेड हो गया। ये वन ऑफ द इनफैक्ट एविडेंस है कि महायान मेन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म हो गया था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में। हीनियन कहां बचा फिर? इंडिया में एक्चुअली हीनियन बचा ही नहीं था। कहां बचा आपको पता है? कहां बचा? श्रीलंका में। श्रीलंका में कहां से पहुंचा? अशोक से पहुंचा, क्योंकि ये सारी चीजें हीनयान जो महायान है ना, एक्चुअली 1st सेंचुरी BCE के आसपास इसका ओरिजिन ही है। मतलब अशोक के बाद अशोक ने खुद साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में मतलब यहाँ पे श्रीलंका में क्या पहुंचाया? उसने ये पहुंचाया। इनफैक्ट स्थावरवाद को वहां पे थेरावाद बोलते हैं। आज भी अगर किसी श्रीलंकन से आप पूछेंगे हम कौन सा बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, वो कहते हैं थेरावाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अच्छा इनके ना एक आध बेसिक फीचर में मैं बता देता हूं। ये वर्ल्ड की ट्रांजिएंसी में बिलीव करते हैं। एक बहुत ही फेमस लाइन है, यू कैन नॉट स्टेप इन सेम रिवर ट्वाइस। ये यूपीएससी में ऐसे का टॉपिक आ गया था पिछले साल। सेम लाइन पिछले साल या पिछले से पिछले साल। अब सोचो क्या मतलब है इसका, यू कैन नॉट स्टेप इन सेम रिवर ट्वाइस। हैं हैं वेस्टर्न छोड़ो ना, मैंने बताया ट्रांजिएंसी की बात करते हैं। ट्रांजिएंसी मतलब नहीं टेम्पररी, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है सब कुछ। अब सोचो ये टेम्पररी नेस से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं आपको ये हिंट दे दूं कि हम टेम्पररी नेस से रिलेटेड, दुनिया कितनी टेम्पररी है, कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं क्या, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। अब ये तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, वहां ऐसे में कौन मदद करने आएगा आपकी, ये कुछ समझना है। हाँ, आप समझ रहे हैं, जिस रिवर में आपने पहला स्टेप रखा था वो दूसरी थी, जब आप दूसरा पैर रखने जा रहे हैं उस नदी में, वो पुरानी बह चुकी है, आपने दूसरी नदी में पैर रखा है। ठीक है, यू कैन नॉट स्टेप इन सेम रिवर ट्वाइस, ये इनकी लाइन है, ये हीनयान वालों की लाइन है। अब ये नहीं, अब फिर बात ये आपको इसकी डेप्थ में जाना है। क्या ये जो लाइन है इसका मर्म समझ आया? मर्म मतलब वाकई में एक्चुअली क्या डेप्थ में कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप सोच रहे थे कि 2008 के क्राइसिस, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लिखता कैसे लिखता कि 2008 की क्राइसिस आई और हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को मस्त एकदम बढ़िया बना लिया, या मान लो
सन 1992 में भी एक बैंकिंग क्राइसिस आई थी, है ना। हमने एकदम बढ़िया अपने बैंकों को बना लिया, है ना, और हमने सोच लिया हमने सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है। अगली बार फिर से बैंक्स में प्रॉब्लम आई, एकदम सेम नहीं आई। समझ रहे हो, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने डिजाइन करा था वो प्रॉब्लम चली गई, अगली बार कोई नई प्रॉब्लम आएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, ऐसा कोई सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू उठा लो, इंटरनेशनल रिलेशन का उठा लो, समझ रहे हो, और हर एक में ये प्रूव कर दो कि पहले जो हो चुका वो दोबारा नहीं होता। ठीक है, दुनिया ट्रांजिएंट है, हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, फिजिकली चेंज होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, एनीवे पॉइंट ये है, ये ट्रांजिएंसी की बात कर रहे थे, और ये करते हैं बात परमानेंस की। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि कई सारे, जब बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, अब पॉपुलैरिटी फिलॉसफी की वजह से नहीं बढ़ रही थी, पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि ये ज्यादा इंक्लूसिव थे, कास्ट डिस्टिंक्शंस वगैरह की बात नहीं करते थे, है ना। तो जनरली हमने ये देखा है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो सब आना शुरू हो गए बुद्धिज्म में, सब ने अडॉप्ट कर लिया। इनफैक्ट क्यों, हमें कैसे पता, हर जगह बुद्धिस्ट केव्स दिख रहे हैं, टेंपल एक नहीं दिख रहा। ठीक है, ये कौन सी सेंचुरीज थी, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd 3rd सेंचुरी सीई तक, 300-400 साल का ये पीरियड है जब हमें मंदिर कुछ नहीं दिख रहे, सिर्फ बुद्धिस्ट केव दिख रहे हैं हर जगह। ठीक है, या स्तूपा दिख रहे हैं, कुछ भी दिख रहा है, जो आर्किटेक्चर है सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो वहां पे अट्रैक्ट किसने करा, ये फिलॉसफी नहीं थी, फिलॉसफी ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, उन्हें उनके आम जिंदगी में क्या अंतर पड़ रहा है इससे मतलब है ज्यादातर लोगों को। अगर कोई प्रैक्टिकल नेसेसिटी को एड्रेस कर ले रहा है कोई रिलीजन, उसको लोग अडॉप्ट कर लेंगे, सिंपल है ना। तो ऐसे कुछ हुआ होगा। अब क्या है कि यहाँ ट्रांजिएंसी की कुछ ज्यादा बात हो गई, ठीक है, तो और ऐसे में हुआ ये, ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक ट्रेडिशन के जो फिलोसफर्स थे वो भी उठ के हो सकता है बुद्धिज्म में आ गए, है ना, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। और या तो इस वजह से आइडिया ऑफ परमानेंस इंट्रोड्यूस हुआ, या कोई और वजह, उन्होंने आइडिया ऑफ परमानेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। ठीक है, पूरी दुनिया ट्रांजिएंट है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ परमानेंट है पीछे बैकग्राउंड में, है ना, आइडिया ऑफ परमानेंस आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये तो फिलॉसफी में बात चल रही थी, यहाँ पे और तगड़ा कर दिया, यहाँ पे तंत्र और मंत्र आ गया, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। हाँ, ये तो खिलाफ थे। इनफैक्ट इन्होंने उस जमाने के बड़े एल्केमिस्ट्स निकाले, नागार्जुन जैसे थे, ठीक है, उस जमाने के बड़े एल्केमिस्ट थे। ठीक है, इनफैक्ट हम नालंदा यूनिवर्सिटी में जब खुदाई चली, हमें मिले वहाँ पे मतलब बर्निंग अर्ल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमें और एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो चाइनीज ट्रेवलर वगैरह हैं वो सब लिख रहे हैं, क्या कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं केमिकल्स के साथ और ये सब। ठीक है, और जनरली उस जमाने में जो होते थे वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होते, वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड ही होते थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब इंट्रोड्यूस हो गई, ये हो गया वज्रयान। ठीक है, अब एलोरा में हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली वज्रयान। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे थे, बुद्धिस्ट केव्स जो है वहां पे क्या फीचर्स है, ये पहले हीनयान एंड महायान अजंता में है, यहाँ पर क्या आ रहा है, वज्रयान एलोरा में। ठीक है, लिखो द केव्स डिपिक्ट वज्रयान ट्रेडिशन। ठीक है, अभी के लिए हम खाली ये लिखते हैं, और बाकी जो चीजें हैं, कुछ नाम हमने देखो अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। ये वाला पेज है जहाँ पे टाइमलाइन लिखा हुआ है, 5th सेंचुरी 12th सेंचुरी सीई लिखा एलोरा केव में। आपके पास नोट्स आ गए? नहीं, आप लेट आए। ये लो, आप दोनों को नहीं मिले ना, ये लो। बाकी सबके पास है ना नोट्स? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ वज्रयान में क्या लिखा हुआ है, तारा, है ना, महामयूरी। ये जो लोग हैं, ये लोग वज्रयान के बोधिसत्व टाइप के लोग हैं। बोधिसत्व क्या होते हैं? जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है। बोधि का मतलब है अपने आप में नॉलेज, सत्व मीन्स रियलिटी। ठीक है, जिसको नॉलेज
मिल चुकी हो, वो बोधिसत्व हैं, मतलब बुद्धा की पाथ पे चल चुके हैं, उनको भी एनलाइटनमेंट मिल गई। ठीक है, तो ये इनके बोधिसत्व हैं, तो इन्हीं की इमेज मिलती है। और फिर इसके अलावा मानुषी बुद्धा, मानुषी बुद्धा मतलब पिछले जो जन्म रहे बुद्धा के, है ना, मनुष्य फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में, वो सब है मानुषी बुद्धा, वो सब। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं, बस इतना ही है। बस ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ रह गया क्या? ठीक है, छोड़ दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, एलिफेंटा केव्स पर। ठीक है, लोकेशन लिख लो, एलिफेंटा आइलैंड्स नियर मुंबई। अगर आपको इंडिया का, मतलब ये मुंबई का अगर मैप याद है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है, मुंबई इस तरीके से कुछ निकला हुआ है। ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है हमारे, माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है बीच में। ठीक है, अभी इस समय क्या है, मेन मुंबई है, फिर यहाँ पे थाने आ जाता है, फिर यहाँ पे दूसरे इलाके, यहाँ पे नवी मुंबई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, यहाँ मेन मुंबई है, नवी मुंबई है। ठीक है, ये पहले खाली जंगल था, ये सब वेस्टर्न घाट का इलाका था। यहाँ पे है एलिफेंटा केव। खुद मुंबई भी 6-7 आइलैंड्स को मिलाकर बनाई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, ये भी एक्चुअली सारे आइलैंड्स थे यहाँ पर बने हुए हैं, उन सबको मिलाकर यहाँ एक मुंबई बना दी। ठीक है, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ये एलिफेंटा केव्स मिले थे। ठीक है, और कहने का मतलब एक आइलैंड के ऊपर केव्स, और केव्स के अंदर ये डिजाइन्स, ये सारी चीजें, है ना। और ये अभी तक हमें नहीं पता एक्चुअली कौन बना गया, केव पे आकर क्यों बना गया है, इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। ठीक है, तो लिखिए इसका टाइमलाइन लिखो, 2nd सेंचुरी BC। ठीक है, 2nd सेंचुरी BC टू 5th to 6th सेंचुरी CE। ठीक है, जो 2nd सेंचुरी BC में है, यहां पे हमें शेवाइट ट्रेडिशन मिल रहा है। ठीक है, और जो 5th to 6th है वो कंटेम्पररी ऑफ एलोरा है, मतलब यहां पे आपको बुद्धिस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टाइमलाइन इस तरीके से लिखना एलिफेंटा केव की। क्या ये शेवाइट केव है, 2nd सेंचुरी BCE है ये, और ये है CE। ठीक है, पैटर्न्स अननोन है, जैसा मैंने आपको बताया, हमें नहीं पता कौन बना गया, और मतलब इस जगह पे कौन बना गया, यहाँ पे कोई कैसे बना गया, वो तो बाकी अजंता एलोरा का फिर भी समझ आ रहा है। वो दक्षिण पथ एक ट्रेड रूट के अलोंग है, एक नदी के अलोंग है, वो सब कुछ सही है। यहाँ पे क्यों है केव, है ना, बिल्कुल कुछ हमें क्लू नहीं है, कौन बना गया, कैसे हो गया, ये सब। ठीक है, ज़्यादा हमें इसमें कुछ देखना नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं एक फिगर दी हुई है शिव जी की, है ना, ये सेंट्रल श्राइन में है। और ये जो शिव की जो मूर्ति है ना, ये छोटी नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी थोड़ी सी छोटी। ये कितनी बड़ी मूर्ति है कि इनका जो पूरा कंधा है, इस क्लास के इस कोने से इस कोने तक इतना बड़ा कंधा है। ठीक है, और उस पर 3 बड़े आपको सर दिखाई दे, इस तरीके से, इतना बड़ा ये है ना। तो अच्छा खासा बड़ी मूर्ति बनाई है ये। यहाँ पे क्या ये, मतलब पिक्चर्स में कभी ना इसका अंदाजा नहीं लगता कि साइज क्या है ना, कुछ ज़्यादा बड़े साइज की मूर्ति है। ठीक है, और ये कहने का मतलब है पूरा वॉल पैनल डिपिक्टेड है इस पे, है। कुछ मूर्तियां वैसे पता है, ज़्यादा जगहों पे कुछ मूर्तियां डिस्ट्रॉयड नहीं कह सकते, ठीक है, बट इन ड्राइंग्स मिली, है ना, और वो मोस्ट प्रोबेबली वेदरिंग का खेल है। ठीक है, तो ये है
हाँ बस यही है, और ज्यादा कुछ है नहीं। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया? हाँ ठीक है, और किसका फॉर्म होता है ये? शिव का, है ना, भगवान शिव का ही फॉर्म होता है अर्धनारीश्वर। ठीक है, बस यही है। इसके बाद एक केव जो मैं पहले करना चाह रहा हूँ वो है, नेक्स्ट पेज में जाइए, सेकेंड लास्ट पेज में, बाघ केव्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये है। अब ऐसा करते हैं, ज्यादातर ना हम इसी पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ नोट करने के लिए नहीं है। जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट है हमने कल ढंग से डिस्कस कर लिए थे, और वो सारे आर्किटेक्चरल एलिमेंट हमें यहाँ मिलेंगे। जैसे यहाँ बाघ केव्स में हमें क्या मिलेगा, चैत्य टाइप की केव्स हैं ज्यादातर। इसमें नहीं लिखा है, आप यहाँ लिख लीजिए चैत्य केव्स। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ये बुद्धिस्ट केव है, ये लोकेटेड इन इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर आप ना एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नोन फॉर इट्स मुराल पेंटिंग, है ना, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, आफ्टर अजंता सबसे फेमस पेंटिंग्स हम यहाँ की देखते हैं। ठीक है, और ऊपर जो टाइमलाइन लिखी हुई है ना, 4th to 6th सेंचुरी सी, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कंटेम्पररी ऑफ अजंता, उनके साथ चल रहे थे केव्स। ठीक है, तो ये पहले वाले केव्स हो गए। फिर इसके जस्ट बाद वाले केव्स, ये भी सब कौन से कंटेम्पररी ऑफ अजंता हैं। यहाँ पे देखो 3 केव्स जो हैं, एक तो गुंटापल्ली केव्स, एक अनकपल्ली केव्स। अच्छा, ये जो केव्स है ना, इसका मैं एक मैप आपको दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप खाली एक इंडिया के पेनिनसुला को ना व्यू में रखो। ठीक है, मैं यहाँ पेनिनसुला बना देता हूँ हमारा। ठीक है, इस तरीके का हमारा कुछ पेनिनसुला दिखता है। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी मैं यहाँ ला सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। अब हमारे यहाँ पे एक कुछ केव्स मिले हुए, यहाँ पे एक जगह कौन सी, यहाँ कोई केव बताइए जो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हमने एक देखा, यहाँ पे क्या देखा अभी, एलिफेंटा। यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ कौन सा होगा, नो 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 नो, अजंता एलोरा इधर है, नासिक केव्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मुंबई है ना, मुंबई, नासिक और पुणे, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुणे के पास एक केव है, करला केव्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिखे ना करला केव्स, दिख रहे हैं, है ना। यहाँ को देखो चैत्य कितना तगड़ा है। मैं आपको बता रहा था ना कि चैत्य वाले केव्स में क्या होता है, दोनों तरफ पिलर्स होते हैं। ठीक है, पिलर्स देखिए, इन्वर्टेड बेल लोटस, वो इन्वर्टेड लोटस जैसा बेल दिख रहा है पिलर्स पे, है ना। उसके ऊपर कैपिटल फिगर्स दिख रही है, दिख रही है ना सबको, दिख रही है ना कैपिटल फिगर, और उसके ऊपर चैत्य आर्च दिख रहा है ना। ये मैं इनकी बात कर रहा था। ठीक है, ये सब कुछ पत्थर का है। ठीक है, सब कुछ उन्होंने खोद के निकाला है पत्थर में से। हैं, एलोरा में भी हैं पेंटिंग्स, हाँ, लेकिन अजंता जैसे कहीं नहीं है। अजंता की पेंटिंग्स तगड़ी है। अजंता में हम ये देख रहे हैं चैत्य केव ज्यादा है, चैत्य विहार है कुछ, लेकिन एलोरा में क्या है, जो बनाई गई है ना, खाली मॉन्क्स को दिमाग में रखे हुए चीजें बनाई है, तो वहाँ विहार ज्यादा है, प्रॉपर विहार, है ना। ठीक है, तो ये ग्रेट चैत्य केव है। ठीक है, जो द ग्रेट चैत्य इन करला केव्स। ठीक है, ये हो गया। फिर ये होगा यहाँ वाले केव्स। फिर ये गुंटापल्ली, अनक्कपल्ली, ये वाले केव्स हैं अमरावती के पास। मैंने गलत जगह बना दिया, एक मिनट। ये कृष्णा नदी के डेल्टा पे है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। यहाँ पे गोदावरी नदी जाती है, नीचे से कृष्णा नदी जाती है। ठीक है, इसके बीच में ही आपको वो सारी अमरावती, वेंगी, ये सारी चीजें, अनकपल्ली, गुंटापल्ली, ये सब यही मिलता है। ठीक है, ये आप आंध्र प्रदेश टाइप के केव्स हम बोल सकते हैं इसको। और हमने वेंगी वाले जो केव्स बताए थे, जो सदर्न स्टाइल था, हमने केव्स डिस्कस करे थे ना, है ना, जहाँ पे स्कल्पचर डिस्कस करा था, और हमने देखा था कि भी सदर्न स्टाइल अलग है, नॉर्दर्न स्टाइल अलग है ना। क्या था नॉर्दर्न स्टाइल में, क्या था, ये सारे नॉर्दर्न स्टाइल में से। ठीक है, नॉर्दर्न, और यहाँ पे
वो केव है, क्या कहते हैं, धर डिस्ट्रिक्ट के पास है, वो क्या हमने बताया था अभी, बाग केव्स, ठीक है। और यहाँ पे राजमहल हिल्स के पास वो वाले जो दो थे हमारे, बराबर हिल्स है, नागार्जुन हिल्स, वो ये है। तो ये पूरा जो स्टाइल है, जो हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल बोल रहे थे, वो ये स्टाइल है, ठीक है। क्या था इसके फीचर, याद करो। हाँ, नॉर्थ में क्या केव्स का क्या फीचर थे, जनरली यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में ला रहे थे, महायान बुद्धिज्म वाले फीचर्स थे। और यहाँ वाले केव्स में ईस्टर्न स्टाइल में क्या था, है ना, ये सिंबॉलिक वगैरह थे, है ना, सिंबॉलिक थे फीचर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज थी। तो ये जो गुंडापल्ली और अनेकपल्ली केव्स हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, ये पूरा डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में एक इमेज बिठा लो, है ना। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इस केव के क्या फीचर है, आपको लोकेशन पता है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये केव एक तरीके से काम करेगी, एक तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा चिलिका लेक है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे उदयगिरी केव्स है, ठीक है। ये इसके एकदम ही अलग फीचर है। आप ये कह सकते हैं तीन स्टाइल्स हैं। ये स्टाइल एकदम ही अलग है, ये स्टाइल अलग है, और बाकी के में स्टाइल अलग है। आ रही बात समझ, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बिठा लेंगे तो मतलब आसान रहेगा इस टाइप के, इसके कोई भी सवाल करना, है ना, कहीं पे भी आ जाए, ठीक है। इनफैक्ट आप मेंस के आंसर ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, है ना। मतलब मैं अगर होता इस इंफॉर्मेशन के साथ, जब मैं जाता, तो मैं यही, अब बड़ी मतलब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने मेंस दिया, इस पे सवाल नहीं है, वरना मैं यही करता क्या कि ये जो है, इन केव्स का मैं अलग से फीचर लिख देता, इन केव्स का अलग फीचर लिख देता, एक अलग हेडिंग उदयगिरी केव्स के लिए डालता, उदयगिरी और कटक के लिए उसके अलग फीचर लिख देता, है ना, मैप के साथ। मतलब एक लॉजिकल डिस्टिंक्शन हो जाता है, एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है। बहुत अच्छा आंसर निकल कर आता। आप लोगों ने आंसर देखने शुरू करे वैसे, आप लोगों ने तो कर दिए थे, है ना। कहाँ है बाकी लोग, क्यों? और गोपाल और चलो, हाँ, अच्छा, आप बाकी लोगों ने आंसर लिखने शुरू करे। आप बता रहे थे आप डेली आंसर दिखाओगे। सर आप फ्री नहीं होते, और जब आप लाना तो शुरू करो। आप आज लाए हो? सर आपको तो बहुत सारे हैं, तो मेरे पास। हाँ, तो फिर ले आओ, उसमें क्या है। क्योंकि क्वालिटी वाले सर भी चेक नहीं करते, क्वालिटी वाले सर भी चेक नहीं करते। हाँ, तो उनकी बात अलग है। आप मेरे वाले तो मेरे को दिखाओ, हाँ, किसी के दिखाओ, जो मैंने पढ़ाया वो उसका दिखा दो, है ना। आप लोग लिखना शुरू कर रहे हो कुछ, कब स्टार्ट करोगे? साथ के साथ स्टार्ट कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखो क्या आए हैं, हमने क्या क्या कर लिया, स्तूपा का देख लिया अभी तक, है ना। फिर सबसे पहले वो इंडस वैली वगैरह वाला देखा था, सिविलाइजेशन वाला। इंडस वैली का कोई सवाल सॉल्व कर लो, है ना, लिख कर लाओ, देखो दिखाओ, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक सवाल लिख कर दे दूँ, लिख कर लाएंगे। प्रीवियस ईयर का ही एक दे देता हूँ। हाँ, कल की छुट्टी, हाँ, यह बात तो सही है। खुशी हो रही है मेरे को कल की छुट्टी, जिंदगी में छुट्टी नहीं मिलती भाई। हाँ, 4 तो जाऊंगी ना। हाँ, ये हमने क्लास में भी हल्का सा डिस्कस करा था, है ना। टू व्हाट एक्सटेंट has the urban planning and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization. Discuss. Question mark, discuss. Provided input to the present day urbanization. Present day, to the present day urbanization.
हैज प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, हाँ इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन क्वेश्चन मार्क डिस्कस फुल स्टॉप। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो 2014। उस समय 12.5 नंबर के आते थे और सारे हमें 200 वर्ड्स में लिखने होते थे, है ना। अब ये उस समय था 200 वर्ड्स। अभी आप प्रैक्टिस तो वैसे पता है क्या है, 200 की भी प्रैक्टिस कर लो, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। जब 2017 में एकदम से हम सरप्राइज हो गए थे, हम 200 वर्ड की सबकी प्रैक्टिस करके गए थे, एकदम से उन्होंने सरप्राइज दे दिया। आधे सवाल 150 नंबर के, आधे 250 नंबर के। हमने दोनों ही प्रैक्टिस नहीं करे थे कभी, क्यों हर साल 200 वर्ड्स के ही आ रहे थे, मतलब 250 इन वर्ड्स के 150 वर्ड्स और 250, कुछ नहीं बताते अपने आप। आपको कोई भरोसा नहीं है, अगली बार 50 वर्ड्स के दे दें, और कोई भरोसा नहीं है वो 500 के दे दें। पहले 500 के आते थे। नहीं, आप 150 250 करो, है ना। बट कभी कभी अगर ऐसा मिल जाए 200 शब्द का 200 में लिख लो। अब देखो ये जो हमारा ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें 20-20 नंबर के भी तो आते हैं सवाल। हाँ, यूपीएससी अपने आप में ट्रांसिएंट है ना। उनसे ये जब अगली बार ये आ जाए ना इस पे ऐसे, तो खुद यूपीएससी का एग्जांपल डाल देना। है? अरे इतना ध्यान नहीं होता। देखो ऐसा है, अगर ऑफेंसिव चीज को भी आप मतलब शब्द संभाल के एकदम बैलेंस करके लिख दो, एकदम संभाल लो, बात यार संभालना आना चाहिए। अगर आपने उसको भी संभाल लिया, इम्प्रेस हो जाएगा बंदा। ठीक है, मैं ना 2017 वाले ऐसे में क्या करके आया था, सरकार के ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रिटिसिज्म करके आया था। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट वगैरह है ना, उसका क्या कि हम क्या आदत डाल रहे हैं कि सेविंग्स हो, ठीक है, और एक हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, और 18 साल की उम्र पे वो जो पैसा है वो सारा मिल जाए। मतलब होगा क्या, इवेंचुअली वो सारा पैसा मिलेगा और सबका सब डाउरी में जाएगा, है ना। और क्या उखाड़ा मैंने कि ये कह के कि ये स्लोगन अच्छा है, ये स्कीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम ये है, अगर हम मानसिकता चेंज नहीं करेंगे और खाली ये एसेट जनरेशन वाली चीज करेंगे, तो बुरी मानसिकता के साथ अच्छी स्कीम पक्का बेकार हो जानी है। लिख कर मैंने क्रिटिसिज्म करा, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा जितना मैं लिख कर आया था उस समय मेरा पेपर छोटा भी था थोड़ा सा, फिर भी मेरे 117 नंबर आ गए ऐसे में। मतलब क्या है कि यूपीएससी को इससे फर्क नहीं। अगर आप लॉजिकल बात कर रहे हो और सरकार की स्कीम का जो क्रिटिसिज्म है इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सिर्फ आप क्रिटिसिज्म करना चाह रहे हो, वाकई में आपके पास कुछ ठोस है क्रिटिसिज्म करने के लिए, करो। इस चीज से मत डरो, फैक्ट्स के बेसिस पे, है ना। वो दिख जाता है कि कौन बस बाल की खाल उतारने की कोशिश कर रहा है और कौन वाकई में एक मतलब क्रिएटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है। आपको क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करना है कुल मिला के, ठीक है ना। आप कर सकते हो क्रिटिसिज्म, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सरकारी भोंपू बनना है वहां पे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और कोई भी देना है, आर्किटेक्चर में ही दें कुछ, है। ये देखो 2016 का आया, पर ये है कि स्तूपा आर्ट पे है, लेकिन स्तूपा आर्ट में क्या है कि यहाँ पे नरेटिव्स के ऊपर है, और नरेटिव्स हम जब स्कल्पचर कर रहे होंगे तब पढ़ रहे होंगे। चलो अभी करके देखो, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट कॉमा while depicting folk motifs, FOLK folk motifs, MOTIFS motifs and narratives successfully expounds Buddhist ideals,
एल्यूसिडेट। रवि ने करने की कोशिश करी थी इस सवाल को, फिर वो लेकर आया था, सर ये तो नहीं हो पा रहा जो हमने कराया अभी उससे। मैंने कहा यार ये नरेटिव्स के ऊपर आया है, मतलब अभी स्कल्पचर करने रह गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ना हो पाए आपसे तो अभी मत करना, जब हम स्कल्पचर्स कर लेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लो। सवाल क्या है, देखो पढ़ो। अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने वो आंसर राइटिंग वाली क्लास करी थी? पहले कराई थी मैंने, खाली आपने करी थी? आपने करी थी। हम क्या करते हैं, सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं तो हाँ ढंग से पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या समझ आ रहा है बताना जरा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, हम सवाल को पढ़ के ढंग से समझेंगे और समझेंगे क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन और क्या पार्ट्स हम बना सकते हैं इसमें से। पहले हम डिमांड को समझेंगे, जब आपको डिमांड समझ आ गई तो आप आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो, है ना। हर स्पेसिफिक डिमांड को आपको अलग से एड्रेस करना है, ठीक है। तो क्या डिमांड है वो सवाल की, बताओ। क्या लग रहा है, क्या पूछा गया? और कल्चर, हाँ नहीं, ये आप ये बता रहे हो कि आप क्या करोगे, मैं ये कह रहा हूँ क्या डिमांड है। अर्बन प्लानिंग पूछिए, ठीक है। अर्बन प्लानिंग नहीं पूछिए, उन्होंने पूछा अर्बन प्लानिंग हमारे आज के अर्बनाइजेशन को क्या इनपुट देता है, और कल्चर हमारे आज के क्या कहते हैं इसको, क्या इनपुट देता है, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को क्या इनपुट्स देता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अभी तो क्या है कि हमारे पास टाइम है इसको समझने का। ज्यादातर लोगों ने 2014 में ये काम करा था, 2014 मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वही साल था, है ना, उस समय मैंने नहीं दिया था। लेकिन उस जमाने के जो सीनियर मेरे को बता रहे थे, क्या बता रहे थे, जल्दबाजी में उन्होंने ये देखा ही नहीं कि ये अर्बन प्लानिंग, उन्होंने क्या करा, आंसर जब लिखा आज की अर्बन प्लानिंग को पुरानी अर्बन प्लानिंग से कंपेयर करके आ गए, ठीक है। उन्होंने क्या मिस कर दिया, कल्चर, ठीक है। और ऐसा हर बार होगा, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ। कोई ऐसा मेंस नहीं था जहां पे कुछ ना कुछ मैं स्किप कर दे रहा हूं, और ये हर बार जैसे ही आप स्किप करोगे, ये 10 नंबर का अगर ये सवाल है, आपको 5 में से नंबर मिलेंगे, आधा आपने चीज ही मिस कर दी, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, तो पहले बहुत अच्छे से समझना है। आप कम लिखोगे चलेगा, आपने पूरा पार्ट ही स्किप कर दिया तो बहुत सारे नंबर ऐसे ही चले गए, ठीक है। और ये हर कोई गलती करता है, पहली बात तो ये नहीं करनी। तो पहली चीज आपको ये समझनी है क्या क्या पूछा है, 2 थीम्स उठाए हैं। थीम्स क्या है, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर, और दोनों में ही क्या करा गया है, उस जमाने के अर्बन प्लानिंग और उस जमाने के कल्चर को ये पूछा गया है कि वो कैसे आज के अर्बनाइजेशन को इनपुट्स देते हैं। हाँ, आप ये मतलब इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या सीख सकते हो। ज़्यादातर ने इसी तरह इंटरप्रेट करा, और जिसने इस तरह इंटरप्रेट करा वो ज़्यादातर लोग मतलब सही नंबर ला रहे थे। तो हमें लग रहा है कि यही है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं या क्या सीख ली गई है। कल्चर में ये हो सकता है क्या सीख ली गई है, उस जमाने के जो भी सोसाइटी थी उसके क्या कल्चरल एलिमेंट्स हम आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, वहाँ का क्या क्या रिफ्लेक्शन है ना। और अर्बनाइजेशन में अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो एटलीस्ट क्या सीख सकते हैं, रिफ्लेक्शन वैसे आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। मैंने आपको बताया था क्या, चंडीगढ़ एग्जैक्टली वैसे प्लान्ड है ना। और फिर पूछा है यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट, आप एक स्टेप और अगर और ऊपर चले जाओ तो टू व्हाट एक्सटेंट में हम ये भी कर सकते हैं कि क्या उस अर्बन प्लानिंग की भी क्या प्रॉब्लम है, आप ये क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। अभी क्या है कि बहुत कंपाउंडेड हो गया, अब कंपाउंडेड कर लेने में एक बड़ा रिस्क होता है, पढ़ने वाले को आपका आइडिया समझ आए या ना आए, है ना। पहली काम तो आपको ये करना है, पहले सिंपल चीज़ों को आंसर कर दो। अगर आप इस चीज़ में दक्ष हो गए हो तो आप एक स्टेप और आगे जा सकते हो कि उसका भी क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। ज़्यादातर लोग अच्छा स्कोर ला रहे होते हैं, वो पहली चीज़ को तो बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहे होते हैं, और कभी कभी वो सेकंड पार्ट पे भी आ पाते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह करना है, ठीक है। मतलब ये देखने में सिंपल लग रहा है, उतना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कल्चर के 1-2 पॉइंट सोचो।
कुछ कुछ सोचो क्या इन्फ्लुएंस है। जैसे हमने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करी हुई है पहले भी, जैसे वहाँ पे सील्स मिलती हैं, उसमें कहीं पे योगिक पोस्चर मिल गया, हाँ मदर गॉडेस मिल गई, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ज्वेलरी भी हो सकता है। ज्वेलरी भी हो सकता है। 12th की एनसीईआरटी देखो, उसमें पूरा पूरा वैनिटी बॉक्स मिला है हमें। लोगों को कॉपर के मिरर्स मिले हैं। कॉपर के उस ज़माने में मिरर ऑब्वियसली वैसे वाले ग्लेज वाले सिलिका वाले मिरर नहीं होते थे। उस समय कैसे मिरर बनते थे, कोई आइडिया? सबसे पहले मिरर्स कैसे बने? हाँ पॉलिश करके। कैसे, क्या चीज़ पॉलिश करेंगे हम? उस समय पॉलिश होने लायक क्या है उस समय? स्टोन को यार इतना पॉलिश कर देंगे उसमें शक्ल दिखेगी। है पॉलिश करते थे स्टोन को बहुत, या जो हमारा सारनाथ पिलर है, एम्बलम है, वो बहुत पॉलिश्ड है ना, लेकिन इतना नहीं है कि शक्ल दिख जाए। हाँ क्या करेंगे? ब्रॉन्ज को करेंगे। हमें कॉपर का मिरर मिला है, शायद मोहनजोदारो से मिला है, तो क्या है कि कॉपर ले लिया, उसको इतनी बार पॉलिश करा, इतना ग्लेज करा कि उसकी शक्ल दिख जाए। अभी भी आता है ना स्टेनलेस स्टील में शक्ल दिख जाती है ना। आप किसी भी मेटल को बहुत तगड़ा पॉलिश करो उसमें शक्ल दिख जाएगी। लस्टर तो प्रॉपर्टी होती है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल की, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले मिरर्स इस तरह बनते थे। ठीक है, तो हमें पूरा बैंगल्स मिले हैं, सब कुछ मिला है। वैनिटी बॉक्स बता रहे हैं मिला है। वो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे थे, जो भी रॉ मटेरियल था उससे कुछ ना कुछ बनाकर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये इनपुट्स आप डाल सकते हो। हाँ गोल्ड होर्ड्स में मिले, हाँ आज भी हम संभाल के रखते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें, या हम ग्रेनरीज आज भी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। डिवीजन ऑफ सोसाइटी कर सकते हो आप। ठीक है, एकदम वाइड है ये, इसका ना कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। आप ये मत सोचना कि कोई आर्ट एंड कल्चर का एक्सपर्ट उसे किसी तरीके से लिख रहा है, उसी तरीके से आप भी लिखो, जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कुछ आइडियाज मिस कर दे। इनफैक्ट जो चेक करने वाला है, हो सकता है कुछ आइडिया उसने खुद ना सोचा हो। हाँ, तो अभी आपके पास टाइम है, जितना वाइड सोच सकते हो सोच लो। हाँ, अब ये क्या है, ज्यादातर लोगों के लिए सब्जेक्टिव होते हैं कंक्लूजन। मैं जनरली क्या करता हूँ, हम वहां से क्या सीख सकते हैं, हिस्ट्री में ये कंक्लूजन लिख लेता हूँ, है ना। नहीं तो ये कंक्लूजन लिख लेता हूँ जो क्वेश्चन ने पूछा है, उसी को ही आंसर कंक्लूड कर लो। सबसे अच्छा तो ये है, कुछ नहीं समझ आ रहा उसी का आंसर कंक्लूड कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। चलो, तो मैं ये सारी चीजें क्यों कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छा आंसर आएगा अगर हमने केव्स। अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली ये है ही क्या, कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपको सारे फैक्ट्स याद हो, बट कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, तो ये चीज, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। ठीक है, अब अगर आपको फैक्ट्स नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा। देखो यहाँ पर आओ, गुंटा पल्ले और अनेक पल्ले पे। ठीक है, जैसे ऊपर गुंटपल्ले केव्स में क्या लिखा है, अब ये दोनों अलग अलग टाइम के हैं। गुंटपल्ले केव्स एक्चुअली अजंता वाले टाइम के हैं, अनेकपल्ले केव्स एक्चुअली अलोरा वाले टाइम के हैं। ठीक है, या एंड ऑफ अजंता वाले टाइम के हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो स्मॉल एप्साइडल सर्कुलर चैत्य होल्स फाउंड। यूनिक थिंग क्या है, स्ट्रक्चर्ड स्तूपा विहार केव्स आर एक्सकेवेटेड इन वन प्लेस। एक ही जगह पे विहार स्तूपा सब कुछ एक ही जगह पे आपने एक्सकेवेट कर रखा है ना। इट इज सर्कुलर चैत्य केव। ठीक है, हम जनरली क्या है, रेक्टेंगुलर चैत्य केव्स हम देख रहे हैं, है ना। पूरा पूरा केव ही सर्कुलर है। सर्कुलर केव का मतलब हो गया ये आप देख रहे हैं, ये वाला चैत्य केव सर्कुलर। इसका प्लान ऐसा हो। नेक्स्ट पेज में लास्ट में देखो, ठीक है, कि बीच में बाहर से आप केव से आ रहे हैं, केव के अंदर आप एंटर कर रहे हैं, आपको सामने ही एक चैत्य दिख रहा है। ठीक है, और चैत्य के अराउंड पिलर दिख रहे हैं, इस टाइप का कुछ, समझ रहे हैं। तो सर्कुलर चैत्य केव आपको यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, और वो सारी चीजें। अब इसमें दूसरी चीजें हमने नहीं लिखी है कि भाई किस तरीके से डेकोरेट करा गया है, क्या स्कल्पचर है, बट आपको पता होना चाहिए क्या, ये वेंगी स्टाइल है। ठीक है, वेंगी स्टाइल साउथ का जो स्टाइल होता है, और साउथ के स्टाइल में क्या होता है, हम सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा के प्रेजेंस को, है ना। कहीं पे अगर लोटस हो गया मतलब बुद्धा बॉर्न हुए। ठीक है, कहीं पे व्हील हो गया मतलब उनका एनलाइटनमेंट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से बताएंगे। फिर अनेकपल्ली केव्स में ह्यूज रॉक कट स्तूपा कार्व्ड आउट ऑफ हिलॉक।
ठीक है, फॉर्मिंग कंट्रीज बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा, है ना, ये सब कुछ कार्विंग आउट ऑफ है, ठीक है, ये हो गया। फिर तो ये तो हो गए ये ईस्ट वाले केव्स, ये तो हो गए ईस्ट वाले केव्स। अब हम वापस आते हैं इस वाले में, है ना, जो वेस्ट महाराष्ट्र वगैरह वाले हैं, ठीक है। एक तो करला है, देखो क्या है कि बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वाज एक्सकेवेटेड, तो अभी तक का जो हमें सबसे बड़ा हॉल मिला है वो करला में ही मिला है। ये जो नीचे हम देख रहे थे ना केव, यही सबसे बड़ा है एक्चुअली, ठीक है। फसाड इज अ स्टोन स्क्रीन। अब ये देखिए, यही करला केव का ये साइड में जो नेक्स्ट इमेज है, ये है मेन गेट, है ना, ये वाला जो है इमेज, ये वाली इमेज, ये मेन गेट है। अब यहाँ पे आप स्कल्पचरल डिजाइन देखिए, है ना, ये आउटसाइड, मतलब यहाँ पे जो प्रोट्रूजन्स हैं वो आउटसाइड द पिक्चर प्लेन है ना, तो मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है यहाँ पर, है ना, ये सारी चीजें। फिर ये इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, फसाड, है ना, कि कैसा दिख रहा है सामने से। तो फसाड इज अ स्टोन स्क्रीन वॉल, चैत्य इज ऑफ एप्साइडल वोल्ट रूफ टाइप। एप्साइडल मतलब, हाँ ठीक है, एप्साइडल वोल्टेड रूफ है, ठीक है, विद पिलर्ड हॉल एंड अ स्तूपा इन द बैक, मतलब ये प्रॉपर चैत्य विहार, वो चैत्य टाइप का केव है ना। फिर चैत्य हॉल इज डेकोरेटेड विद ह्यूमन फिगर्स। ह्यूमन फिगर्स क्या है, जैसे कैपिटल वगैरह पर है। कैपिटल आप समझते हैं, पिलर का कैपिटल क्या होता है, पिलर का टॉप मोस्ट स्कल्पचर क्या है ना, तो पिलर के जो टॉप मोस्ट स्कल्पचर है वहां पे कुछ ना कुछ स्कल्पटिंग हो रखी है, देखिए, ठीक है ना, ये चीज बस यही है। फिर ये ठीक है, पित्तल घोड़ा केव्स हैं ऊपर, ठीक है, देख रहे हैं, ये भी एलोरा की तरह ही बने हुए हैं, है ना, कि बीच में विहार टाइप, बस यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, ये होने के बाद आप लास्ट में आ जाइए उदयगिरी केव्स, ठीक है, इसे कट्टक केव्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इज मेंशन्ड एज कुमारी पर्वत इन द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। अब ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन क्या है, ये ना एक किंग था वहां का, खारवेल, किंग खारवेल, ठीक है। अब ये खारवेल किंग एक छेदी डायनेस्टी का किंग था, ठीक है। अब ये छेदी डायनेस्टी क्या थी, तो महाजनपद वाला मैप आपको याद है, जहाँ पे अलग अलग पंचाल, कुरु, ये सारे महाजनपद थे, ऐसे ही एक महाजनपद था छेदी, ठीक है, एक्चुअली वो जनपद था। और मैंने बताया था अर्ली वैदिक टाइम्स में जनपद मूविंग थे, तो सबसे पहले जब हम छेदी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं ये कहीं राजस्थान में होता है, अगली बार जब छेदी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कहीं इलाहाबाद के साउथ में होते हैं, फिर जब इस टाइम तक आ जाते हैं हम फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद, है ना, इस वाले मिलेनियम में आ जाते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि ये कट्टक वाले आसपास इस रीजन में छेदी ट्राइब आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक किंग था खारवेल, ठीक है, और खारवेल अपने इंस्क्रिप्शन में कई सारी चीजें लिखता है, जैसे ऐसा मानते हैं कि हम जैसे ही ये मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी भी खत्म हुई, एकदम से इंडो ग्रीक्स का आक्रमण हुआ था। शुंगा डायनेस्टी हमने देखा था मैप में उस दिन, शुंगा डायनेस्टी के पैरेलल इंडो ग्रीक्स थे, वेस्ट में थे ना, इंडो ग्रीक्स ने पटना के ऊपर आक्रमण करा था, और खारवेल ने ये लिखा है मैंने पटना पे इंडो ग्रीक्स को हराया। इनिशियली हिस्टोरियंस ने जब ये ट्रांसक्रिप्शन देखी वो हिल गए थे कि पहली बात इंडो ग्रीक्स को खारवेल कैसे हरा रहा है, वो तो अफगानिस्तान वाले साइड के हैं, ये उड़ीसा का है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखकर हिल गए कि वो पटना तक आ गए, तो हमें ये समझ आया कि हो सकता है कि ये भी अटैक करने गए हो पटना को, यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम में वो भी करने आए हो, ठीक है, इसने उनको हरा दिया हो और फिर दोनों हट गए हो, खारवेल ने अपना कोई फ्यूडेटरी बिठा दिया हो, उसने बाद में इंडिपेंडेंस गेन कर लियो, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा। और दूसरी चीज इसने ये बताई थी इसी इंस्क्रिप्शन में कि इसने सतकर्णियों को हराया, सतवाहंस को हराया। सतवाहंस कहाँ थे, मैप याद करो, यानी कि वही मराठवाड़ा विदर्भ वाला रीजन। कब थे, कोई आइडिया, पहले दिन वाले मैप वो निकालना, नोट्स पहले दिन वाले हैं, देखो नहीं पहले दिन नहीं, दूसरे दिन वाले, जो आर्किटेक्चर इसमें नहीं है, दूसरे दिन वाले स्तूपा आर्किटेक्चर। किस किस के पास नहीं है स्तूपा आर्किटेक्चर,
आपके पास है स्तूपा? यू हैव स्तूपा? नो, दोनों के पास नहीं है। No. ठीक है, इसमें दिख रहे हैं आपको सातवाहन कहीं? हाँ, ये वाला मैप है ना। एरिया आपको दिख गया कहाँ है? नर्मदा के साउथ, जनरली नर्मदा के साउथ में सातवाहन रहते थे। ठीक है, और इससे पहले जो दूसरा वाला मैप जो बता रहा था वो शुंगा है। मौर्य के बाद शुंगा आए थे, उनके पैरेलल इंडो ग्रीक्स चल रहे थे। देखिए पहले वाले मैप में, शुंगा वाले मैप में, है ना। और यहाँ पे इसी मैप में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसी मैप में हमने लिखा है किंग खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी, लिखा है उस मैप में, है ना। तो ये छेदी डायनेस्टी के खारवेल किंग ये थे, और इन्होंने ये उदयगिरी केव बनाया। गॉट इट। और जब शुंगा डायनेस्टी हट गई, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही थी। क्या हुआ कि इस इलाके में इमीडिएटली जैसे शुंगा हटे, एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया और ये सातवाहन आ गए, और ये लंबे समय तक रहे, है ना। यहाँ ये जो है 180 BCE के आसपास वाली सिचुएशन है ना। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मतलब 300 साल बाद वाली सिचुएशन है ना। क्या है कि मतलब वो सातवाहन 300-400 साल तक रहते, यहाँ पे ओरिजिन हुआ उनका, और ये इनके एंड रेन के आसपास है। ठीक है, सातवाहन लगातार रहे थे, है ना। तो किंग खारवेल ने इंडो ग्रीक्स को भी लड़ा, वो भी उन्होंने लिख दिया कि हमने उनको हराया, और उन्होंने ये भी लिख दिया कि हमने सतकर्णियों को हराया। ठीक है, आई बात समझ। तो ये चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये जो किंग थे ना, खारवेल किंग्स जो थे, ठीक है, और इन्होंने ये मतलब ये डेडिकेट करे हैं जैन मॉन्क्स को। और यहीं पे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के बारे में नहीं लिखा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एक किस्म की प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इन द प्रेज ऑफ किंग, है ना। पुराने जमाने में हर किंग अपने साथ एक पोएट लिखता था कि वो जो भी काम कर रहा है उसको पोएम में नोट कर ले, है ना। हर किंग का एक एम था जिंदगी में, क्या कि अपने आप को अमर बना दें, बस। हाँ, तो वो यही काम करते थे। तो ऐसे ही कुछ है कि इन्होंने अपने सारे कारनामे एक इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिए। ठीक है, उसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जो इन्होंने लिखवाया। ठीक है, ऐसा हर जगह प्रशस्ति मिलती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, है ना। तो ये हर जगह मिलती है। और ये स्टोन्स पे लिखवाने का काम किसने स्टार्ट करा था? अशोक ने। पूरे देश में लिखवाते फिर रहे थे चीज़ों को, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो कहने का मतलब है, ये जो आप रोड के किनारे पे ये जो देखते हैं ना, ये नेता ने ये सड़क बनवाई, ये अशोक की आदत है जो लगी पड़ी है, ये वहां से लगी आदत। ठीक है, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन हमारे घर के पास सिर्फ 50 फीट का फुटपाथ का स्ट्रेच है, उस पर भी MP ने लिखवा रखा है, ये हमने बनवाया है। हैं? हाँ, कॉपीराइट क्लेम चल रहा है तब से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ठीक है, नोटेबल केव्स कौन से हैं? अब यहाँ पे भी बहुत सारे केव्स हैं। जैसे हर जगह आपको मतलब कलेक्शन ऑफ केव्स एक साथ मिल जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी है ना। जैसे एक रानी गुफा वहाँ किसी क्वीन ने बनाया होगा, एक गणेश गुफा, एक हाथी गुफा, है ना, इस तरीके से। फिर नोटेबल एट कांधेरी। अब उदयगिरी कांधेरी, हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे अजंता एलोरा होता है, सेम ही डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ही है उदयगिरी कांधेरी। ठीक है, तो वही कांधेरी में एक अंबिका गुफा है। न्यूमरस सिंगल सेल एक्सकवेशंस हैं कि कई जगहों पे ऐसा है कि एक केव एक छोटा सा सेल है बस, है ना। जैसे ये आपको ये एक टाइगर जैसा फेस दिख रहा होगा ना नीचे वाली इमेज में, है ना। हाँ, मैं भी सांप सोच रहा था। व्यग्र गुफा, ठीक है, ये एन एंट्रेंस कार्व्ड लाइक टाइगर्स माउथ। ठीक है, सिंगल सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे केव ऐसे बने हैं, जैसे वहां पे होता था ना कि एक बड़ा हॉल, उसके अंदर कई सारे सेल, बड़े बड़े विहार बना रहे थे। ये वैसा नहीं है, ये सिंगल सेल टाइप का बना रहे हैं। ठीक है,
तो ये चीज हो गई फाउंड। सम हैव बीन कार्व्ड इन ह्यूज इंडिपेंडेंट बोल्डर, और ये सारी चीजें ठीक हैं, बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ वाले केव्स को हम चैत्य और चैत्य विहार में नहीं बांटते। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे है नहीं। क्यों? पहली बात, ये सबसे ज्यादा जो केव्स हैं, ऐसा नहीं ब्रह्म ये बुद्धिज्म वाले केव्स नहीं है, बट ज्यादातर केव्स किसको डेडिकेटेड है? जैनिज्म को। अभी तो देखा ऊपर है ना, कहीं हमने लिखा होगा जैन मॉन्क्स, लिखा ना। ये चीज नोट करके रखो। ठीक है, तो उदयगिरी कांधेरी क्या है? जैन मॉन्क्स के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म उतना नहीं चल रहा है जितना कि जैनिज्म चल रहा है। हो सकता है कलिंग और मगध वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है ना, कि यहाँ पे जैनिज्म ज्यादा प्रॉस्परस है ना कि बुद्धिज्म। ठीक है, चलिए, ये था हमारा केव ट्रेडिशन। हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या स्टार्ट करना है? टेम्पल्स। हाँ जी, टेम्पल स्टार्ट करना है। टाइम है ना हमारे पास? अभी क्या बजा? ठीक है, सही। ठीक है, देखो इंडिया में अर्लीस्ट टेम्पल्स आपको आइडिया है कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं? हाँ, गुप्ता टाइम्स में। और गुप्ता टाइम्स है क्या? कौन सा टाइम हो गया? ये 250 सीई के आसपास से आप मान लो। ठीक है, यहाँ पे श्रीगुप्त थे एक, ठीक है, बट इनका कोई एम्पायर नहीं था। ठीक है, ये अपने आप को सिर्फ मतलब राजा वाला टाइटल देते थे, महाराज अधिराज वाला टाइटल नहीं देते थे। ठीक है, महाराज अधिराज मतलब देखो पुराने टाइम्स में क्या होता था, ऐसा फ्यूडेटरी सिस्टम था। आपको पता है, मैंने शायद कल या एक दो दिन पहले बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या बोलता था अशोक? राजुका। ठीक है, राजुका क्या है कि अब और वैदिक टाइम में ट्राइब के हेड को क्या बोलते थे? हाँ, जैसे ट्राइब मतलब हो गया जन, राजन। ठीक है, ये जो टर्म है ना राजुका, ये जो है मोस्ट प्रोबेबली राजन से ही आई है। हाँ, अपने आप को राजा बोलता था वो, है ना। मतलब क्या है, उस जमाने में ये बहुत ही हम्बल टर्म है अगर वो अपने आप को सिर्फ राजा बोल रहा है ना। अशोक राजा अपने आप को, जो जितने भी एडिक्ट्स है ना हर जगह, आपको पता है ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि हमें ये जो एडिक्ट मिल रहे थे ना जगह जगह, तो उसमें 14 मेजर एडिक्ट बनाए, कई सारे माइनर एडिक्ट, 3 माइनर एडिक्ट थे, जगह जगह मिले। ठीक है, ये हर जगह में एडिक्ट मिल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी, और ये सेम भाषा में मिल रहे थे कि मगध वाली प्राकृत पूरे इंडिया में मिल रही है, जगह जगह, अफगानिस्तान में तक में मिल रही है। ब्रिटिशर्स ये देखकर हक्के बक्के थे, ये कौन सा राजा था जो अफगानिस्तान से लेकर कलिंग तक राज कर रहा था, एकदम नॉर्थ में से लेकर साउथ तक राज कर रहा था, ये ऐसा कौन व्यक्ति था? ठीक है, और हमें एक एडिक्ट मिलता है, मतलब ये माइनर एडिक्ट 1 होता है, जहां पे एक जगह उसका नाम लिखा हुआ था अशोक राजा। ठीक है, वरना हर जगह आपको पता है क्या लिखता था वो अपने आप को? क्या? हाँ, असली नेम। हाँ, ठीक है, वो अपने आप को बोलता था देवानाम प्रिय। देवानाम मतलब देवों को, देवानाम प्रिय मतलब देवों को प्रिय, और प्रियदर्शी उसका नाम था, प्रियदर्शी यानी कि आंखों को मतलब देखने में प्रिय हो जो। ठीक है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी स अशोक। ठीक है, ये एक जगह लिखा हुआ है, मस्की में एक है,
इंस्क्रिप्शन वहां पे लिखा हुआ है देवानाम पियदस्सी स अशोक, 2-3 जगह और लिखा हुआ है, बट पहली बार हमने यहाँ पे देखा। वरना क्या होता था, हर जगह लिखा हुआ होता कि देवानाम पिय ये बोल रहे हैं, देवानाम पिय वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनका नाम ही नहीं मिल रहा था कि ये महान राजा जिसके हर जगह इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, इतना बड़ा रेन है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि है कौन, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एनीवे, हमें पता लगा, सिर्फ उसका नाम नहीं पता लगा, हमें ये भी पता लगा वो अपने आप को राजा बोल रहा है। और ये जो टर्म है ना राजन, है ना, बाद में क्या हुआ, मतलब उस जमाने में हमें दिख रहा है कि लोग राजन टर्म यूज कर रहे हैं अपने आप को बताने के लिए, वी आर द रूलर ऑफ दिस प्लेस, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ लोग अपने आप को राजाओं का राजा बोलना शुरू कर देते हैं, इनके ऊपर राजा बैठना शुरू हो गए, ठीक है। और ये अपने आप को बोल रहे हैं महाराज। अशोका के टाइम में महाराज टर्म ही उसने यूज नहीं करी है, ठीक है। फिर एक स्टेप और ऊपर आ गए, महाराज अधिराज, महाराजाओं के महाराज, ठीक है। और इनके इतना बड़ा भी राज्य नहीं था कि मगध भी पूरा आ जाए, और वो अपने आप को महाराज अधिराज बोल रहे हैं। और जिसके पास पूरा इंडिया था वो अपने आप को राजन बोल रहा है। बड़प्पन है। ठीक है, तो कहने आप समझ रहे क्या है कि इवेंचुअली चलते चलते पॉलिटी इतनी फ्यूडलाइज्ड हो गई कि हर कोई अपने आप को राजाओं के ऊपर का राजा डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है ना। इस पूरी चीज को हम कहते हैं फ्यूडल सेटअप। ये जो सेटअप है ना, इसको हम कहते हैं फ्यूडल सेटअप। कि अलग अलग जगह फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन लॉर्ड्स के ऊपर कुछ किंग्स हैं, उनके ऊपर और बड़े किंग हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर अपने आप को कुछ लोग परम भट्टारक, और फिर तो ऐसा होता था कि टाइटल ही खत्म नहीं होते थे, नाम तो बहुत बाद में आता था, एक पन्ने के बस टाइटल ही होते थे। उसके बाद वो अपना नाम देते। हाँ, तो बस ये वही सेटअप है ना। वो अशोक अपने आप को अशोक राजा बोल रहा है सिर्फ, और यहाँ पे इनका नाम तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पहले टाइटल ही चल रहे हैं, है ना। मतलब आप सोचो कि आपको इतनी सी चट्टान मिली है, उस पर खूब सारा इंस्क्रिप्शन लिखना है, और आधे में आपने खाली नाम लिखा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। एनीवे, तो अब क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि 250 सीई के आसपास ये अपने आप को सिर्फ राजा बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली कौन थे, 350 सीई के आसपास यहाँ पे एक चंद्रगुप्त वन आए थे। अब एग्जैक्ट ईयर मेरे को याद भी नहीं है, और मैं कहता हूँ जनरली आप भी याद मत रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल हिस्ट्री क्या है कि यहाँ पे अपने आप को राजा बोल रहे हैं, और ये अपने आप को महाराज अधिराज बोल रहे हैं। मतलब जो हम गुप्ता एम्पायर जिसकी हम बात करते हैं ना, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पे रूल करा, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से। फ्यूडल टाइटल आपको कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, अगर ये सिर्फ एक राजा है तो जरूर ये किसी और को ट्रिब्यूट दे रहा होगा ऊपर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉलिटी ऐसी थी, है ना। मतलब ये यहाँ पे थे, अपने जो हायरार्की है इसमें यहाँ पे थे, और चंद्रगुप्त वन तक आते आते इनकी जो डायनेस्टी है हायरार्की के यहाँ तक पहुंच गई। आई बात समझ, ठीक है। तो ये चीज थी। तो हमें जो टेम्पल्स मिलते हैं ना, वो यहाँ पे मिलते हैं पहली बार, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर टेम्पल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो बड़ा ही काउंटर इंट्यूटिव है कि इंडिया जो कि अपने टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, वहां पे एक्चुअली टेम्पल ट्रेडिशन फिर तो काफी लेट स्टार्ट हो रहा है ना। तो हिस्टोरियंस ने ट्रेस करने की कोशिश करी है कि इस टेम्पल ट्रेडिशन को हम कहाँ पीछे तक ले सकते हैं, है ना। क्या क्योंकि देखिए एक पॉसिबिलिटी ये है, टेम्पल्स होते हों लेकिन वो वुडन होते हैं। जैसे हमने देखा चैत्य का मतलब भी टेम्पल है, और हमने ये देखा कि चैत्य केव जो बनाए गए वो वुडन आर्किटेक्चर को रेप्लिकेट करते हुए बनाए गए। मतलब क्या है कि ट्रेसेस इससे पहले भी जा रहे होंगे टेम्पल्स के, है ना, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम जो मटेरियल है वो इस टाइप का यूज नहीं कर रहे थे जो टिके, है ना। अभी भी तो टेम्पल कैसे भी बना लिए जाते हैं, अभी भी मिलते हैं वुडन टेम्पल। मतलब जैसे झोपड़ी होती है वैसे भी टेम्पल बनाए जा सकते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब लोकली लोगों ने अपने लिए टेम्पल्स बनाते होंगे, टेम्पल की प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन हमारे पास वो टेम्पल की प्रैक्टिस का एविडेंस नहीं है। बचा क्या है, खाली वो बचा है जो पत्थर का बना हुआ था, जो किसी बहुत ही अमीर आदमी ने बना दिया था, है ना, जो इतनी लेबर लगाता है कि पत्थर का बना दे, ठीक है। तो चलो ओरिजिन ट्रेस करते हैं फिर हम इसका, ठीक है। ओरिजिन ऑफ टेम्पल स्टाइल्स।
सुलभ सूत्र पता क्या होते हैं? सुलभ सूत्र, SULB है, सुलभ सूत्र। ठीक है, सुलभ सूत्र क्या है कि ना कुछ मैथमेटिकल टेक्स्ट होते हैं, कुछ मैथमेटिकल टेक्स्ट होते हैं जिसमें कई किस्म की चीजों की ज्योमेट्री बताई होती है। ठीक है, जैसे सूर्य सिद्धांत है, उसमें ये ज्योमेट्री बताई हुई है कि आप कैसे हवन कुंड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसे होते हैं ना हवन कुंड, है ना, ये कि सामने से कितना ये वर्सेस ये का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, है ना। फिर जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो ये कितना होना चाहिए, इस दिस इज टू दिस कैसे प्रोपोर्शन आप लेंगे, एग्जैक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। वहां हम ये पता लगा पाते हैं कि क्योंकि वो एग्जैक्ट स्क्वायर करने के लिए वो कुछ फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाने के लिए कुछ तरीके यूज कर रहे हैं। उन्होंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करा है, 3 4 5 यूज करा है कि एक साइड आप 3 मान लो, एक को 4 मान लो और एक को 5 मान लो, तब आपको जो चीज मिलेगी वो एकदम सही तरीका है कि यहां से अब आपको एक कोण मिल गया है। ये एक्सपेरिमेंट आप चारों तरफ करेंगे, बराबर बराबर साइड लेंगे, आप बना लेंगे अपना हवन कुंड। इसका मतलब ये नहीं उन्हें पाइथागोरस थ्योरम का पता था। पाइथागोरस थ्योरम एक जनरल फॉर्मूला है ना। 3 4 5 सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पाइथागोरस थ्योरम का पता था। अगर पाइथागोरियन थ्योरम का पता होता तो वो कुछ बोलते कि भाई a² + b² = c²। ऑब्वियसली रोमन लेटर्स में नहीं, मतलब और किसी लेटर में वो एक जनरल कंडीशन निकाल लेते। जनरल कंडीशन तो नहीं पता, लेकिन कई सारी ऐसी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग मिली है। ठीक है, अब सुलभ सूत्र सिर्फ यही काम नहीं करता था। जैसे हवन कुंड बनाने की ज्योमेट्री हो गई, वो और भी दूसरी प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाने की ज्योमेट्रीज बताता है। मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो हैं, मतलब टेम्पल्स तो हैं, है ना। तो ओरिजिन ऑफ टेम्पल कहने का मतलब है हम और पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, और सुलभ सूत्र कब लिखे गए? अरे कोई आइडिया? रिसेंट टाइम्स में इस पे ना बहुत डिबेट आई है। क्यों डिबेट आई है? क्योंकि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हिस्ट्री की रिवीजन की बात कर रही हैं कि पाइथागोरस जो है वो बहुत लेट आया ग्रीस में, और पाइथागोरस मतलब ये जो थ्योरम है और पहले की है, तो हिस्ट्री को हमें रीराइट करना चाहिए, और इसलिए एक हॉट टॉपिक है। इसलिए सुलभ सूत्र के बारे में आपको ज़्यादातर चीज़ें पता होंगी, मतलब पता होनी चाहिए आपसे। ठीक है, जब हम लिटरेचर करेंगे कोशिश करेंगे उसमें आ जाए। बाकी आपकी जो हिस्ट्री की किताब है, आप ज़्यादातर लोगों को मिल गई हिस्ट्री की किताब, है ना। हिस्ट्री की किताब में दिया हुआ है। ठीक है, सुलभ सूत्र जब हम एंशिएंट वाले टेक्स्ट पोस्ट मॉडर्न एज में दिया है या कहाँ, ये वैदिक टेक्स्ट में कहीं ना कहीं दिया हुआ है ना। हर टेक्स्ट में आपको हर एज का लिटरेचर का टॉपिक अलग से दिया हुआ है ना। वो आप ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखो टेक्स्ट लाइक सुलभ सूत्र, टेक्स्ट लाइक सुलभ सूत्र एक सेकंड, सूर्य सिद्धांत। Text like Sulam Sutra mention architecture of ritualistic open air sacrificial platforms and fire altars, altars, है ना। मेनली हवन कुंड की बात हो रही है कि हवन कुंड के लिए बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमलाइन है आप लिख लो टाइमलाइन -700 अराउंड 700 BCE। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, we find terms like आलय, ALAYA, आलय, देवालय, DEVALAYA, देवालय। ठीक है, फिर प्रसाद,
ठीक है। फिर बाड़ी, BADI, बाड़ी, बाड़ी, जैसे कालीबाड़ी हो गया, है ना, ऐसे मंदिरों के आज भी ये नाम होते हैं, कालीबाड़ी मंदिर हो गया जैसे, है ना। फिर और फिर मंदिर, मंदिर इनफैक्ट मंदिर भी टर्म हम देख रहे हैं, फाइन टर्म्स लाइक मंदिर, है ना, विच कुड बी several variants of prayer houses. ठीक है, ये चीज हो गई। तो कह रहे हैं मतलब ये कुछ ओरिजिन है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 700 BCE के आसपास हो सकता है टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स क्या हैं टेम्पल के, टेम्पल टाइप्स लिखिए, ये स्टाइल्स लिखिए, टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल्स, मेजर टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले नगर स्टाइल, नगर, सेकंड द्रविड़ स्टाइल, इसका छोटा मोटा अभी रेफरेंस हमने इसमें केव आर्किटेक्चर में लिया था, है ना, विशारा स्टाइल। ठीक है, अब हम ये 3 मेजर स्टाइल है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम कुछ और देख लेते हैं। टॉपिक डालिए अर्ली टेम्पल्स, अर्ली टेम्पल्स। सबसे पहला पॉइंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ चैत्यास, चैत्यास ब्रैकेट में बुद्धिस्ट टेम्पल्स स्टार्टेड इन 2nd century BC। ये पॉइंट यहां पे हम एक तरीके से रिपीटिशन हम पहले देख चुके हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं, कभी टेम्पल का अगर सवाल आ गया ओरिजिन का तो हम ये पॉइंट ताकि लिख सकें। ठीक है, दिमाग से ना उतर जाए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर सेकंड, पुराण टेक्स्ट mentioned, Puran text mention 3 type of temples। थ्री टाइप ऑफ टेम्पल्स। सबसे पहला संधारा, संधारा, सेकंड निर्धारा, और तीसरा सर्वतोभद्र। ठीक है, ये 3 नाम लेकिन आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। मान लीजिए ये मैं स्तूपा एक बना रहा हूं, ठीक है, अगर स्तूपा सिर्फ एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर है, मेरी प्रॉपर नहीं बनी हुई, यानी कि प्रदक्षिणा पथ नहीं है प्रॉपर, है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये संधारा है। ठीक है, मतलब संधारा मीन्स विदाउट प्रदक्षिणा पथ। देखो, विदाउट सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। प्रदक्षिणा पथ मतलब सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। विदाउट सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। ठीक है, विदाउट सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। फिर निर्धारा मीन्स विद सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, मतलब इसको किसी मेधी पे रेज कर दिया गया है, ठीक है, और प्रॉपर जगह है चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया निर्धारा।
ठीक है, और एक्चुअली हो सकता है यही स्टाइल उन्होंने कॉपी कर लिए हो, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो मतलब क्या कि प्रदक्षिणा पथ तो हमने स्तूपा पे देखा सबसे पहले, है ना, लेकिन पुराण क्यों मेंशन कर रहे हैं इस चीज को टेम्पल्स के लिए? मतलब क्या है कि हो सकता है टेम्पल बिल्डिंग का जो स्टाइल है स्तूपा से सीखा हो, ठीक है, सबसे पहले, या सीखा ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पहले से हो, उन्होंने कुछ आर्किटेक्चरल एलिमेंट इंड्यूस कर लिए हो टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल के अंदर, है ना, तो वहां पे इम्बाइब कर लिया हो, कर लो, ठीक है। और आखिरी है सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र है जो कि एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल साइड्स। एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल साइड्स, जैसे इनफैक्ट सांची स्तूपा है, अगर ये मैं टॉप प्लान बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे अंदर वाली वेदिका है ना, और वेदिका में 4 मतलब ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से व्यक्ति ऊपर उठकर आता है ना, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऐसे ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, ऐसे ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, ऐसे ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हैं, देखी थी ना कल इमेज पे जो हमारे उसमें थी, है ना, सीढ़ियाँ बनी हुई है कि आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो। फिर ये बाहर वाली वेदिका बनी हुई है ना, और बाहर वाली वेदिका पे 4 तोरण द्वार है, ऐसा ही है ना ये स्ट्रक्चर, है ना। अब ये क्या है, सर्वतोभद्र है क्योंकि आप चारों तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपने कई सारे सिंपल टेम्पल ऐसे देखे होंगे जो कि 4 पिलर्स पे सीधे खड़े होते हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मान लो एक ये हो गया, ठीक है, और इस तरीके से 4 पिलर्स पे सिंपल खड़े हुए हैं और बीच में एक डीटी की इमेज है बस, और ये सब कुछ एक रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। देखिए ऐसे कई सारे टेम्पल होते हैं। ये क्या है, सर्वतोभद्र है, जहां पे आप सारे जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। पर कई जगहों पे क्या होता है कि चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होती है, एक द्वार होता है जाने का, है ना, तो वो मतलब उस टाइप का नहीं है, वो सर्वतोभद्र नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो कहने का मतलब है ये इस टाइप के मतलब हमारे पास वो थे टेम्पल जो कि पुराण में बताए हैं, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट हो गए हमारे पास स्टाइल्स, ठीक है। अब हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे ये नगर स्टाइल टेम्पल। लेकिन नगर स्टाइल टेम्पल ना हम कल स्टार्ट करेंगे। मेरे को इन्होंने क्या नाम है, जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट है जो अब आपका मैनेज करेगा, आपके आपसे टाइम टेबल मैनेज करेंगे ना, वो हिमांशु सर करेंगे। हिमांशु सर को आप जानते हैं, हर कोई, ज़्यादातर लोग नहीं जान रहे, ज़्यादातर जान रहे हैं ना, तो ठीक है, वो मैनेज करेंगे। वो पता नहीं शायद आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, एक क्विज इंडिपेंडेंस डे पे। हाँ हाँ, तो ठीक है, अरे ऐसे नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी। दिमाग में आ रहा है हिस्ट्री क्या होता है हिस्ट्री। हेलो, हाँ क्या कि हमारे जो ऑफिस वाले हैं ना, उनसे भी पूछा जाएगा शायद। ठीक है, ये चीज़ फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे नगर स्टाइल से, ठीक है।